स्वागत के लिए तालियां बजा सकते हैं आप लोग। और बड़ा कीमती समय लेके आए हैं पुरुषोत्तम जी, केम छो? डॉक्टर रजनीश दुबे जी, एक गुलाब के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। मैं विनती करूंगी मिस्टर शशि भूषण लाल सुशील जी को, मिल्क कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू वेलकम श्री धर्मपाल सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पेंशन। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, वे हार्टली वेलकम यू। मैं विनती करूंगी मिस्टर कुणाल सिक्कू जी से, and also may I request Shri Shashi Bhushan Lal Sushil ji to welcome Honorable Fishery Minister of Uttar Pradesh, Dr. Sanjay Kumar Nishad ji. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। तालियां बजती रहें प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं विनती करूंगी श्री कुणाल सिल्कू जी से, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर PCDF लिमिटेड, टू वेलकम Shri Minesh C. Shah ji, Chairman National Dairy Development Board. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, we heartily welcome you. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं विनती करूंगी मिस्टर देवेंद्र पांडे जी, स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू वेलकम मिस्टर के रत्नाम जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मिस्टर राम सहाय यादव जी को मैं विनती करूंगी, जो स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, वे स्वागत करें श्री संजय सिंगल जी का, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेयरी एंड बेवरेजेस ITC लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। मैं विनती करूंगी श्री निशांत उपाध्याय जी से, फाइनेंस कंट्रोलर Dairy Development Department, Uttar Pradesh, to welcome Mr. Pierre Thompson, Deloitte, Germany. He has come all the way from Germany. We heartily welcome you. I request you to be here with us on the stage. We would like to welcome you. So please join us on the stage. Everybody, let's put our hands together for Mr. Pierre Thompson. Thank you so much for joining in. We're glad to have you here. And now I request Dr. Indramani ji, Director, Administration and Development, Directorate of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, to welcome Mr. Jay Agarwal, Managing Director. Okay, Jay nahi hai hamare saath. I request him to welcome Mr. Anand Ramanathan ji. जय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। जय अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, मैनेजिंग डायरेक्टर CP मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और मैं विनती करूंगी डॉक्टर नीरज गुप्ता जी से, CEO UPLGB लखनऊ, टू वेलकम मिस्टर आनंद रामानाथन जी, डेलॉयट से, ऑल द वे फ्रॉम डेलॉयट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इन, वी आर वेरी वेरी ग्लैड टू हैव यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश जो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि और कृष्ण जी की भूमि रह चुकी, वैसे उत्तर प्रदेश में अब दूध दही मक्खन की बात करने वाले हैं हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री की बात करने वाले हैं, डेयरी की बात करने वाले हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी संभावना है कि इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनली और उसको इंडस्ट्री के रूप में बहुत आगे ऊंचाई पे लेके जाने के लिए ये सेशन निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश के इस इन्वेस्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में। Ladies and gentlemen, to welcome, to give the welcome address and context setting, मैं विनती करूंगी डॉक्टर रजनीश दुबे जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू काइंडली वेलकम द अगस्त गैदरिंग। सर, Honorable Shri PURSHOTTAM RUPALA ji, Honorable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, who is our chief guest,
Honorable Shri Dharampal Singh Ji, Minister for Animal Husbandry, Dairy, Political Pension, Minority Welfare, Muslim Waqf, Hajj, Civil Defence, Government of UP. Honorable Shri Sanjay Nishad Ji, Cabinet Minister, Government of UP for Fisheries. Present on the dais, Mr. Minesh C. Shah, Chairman, National Dairy Development Board. The keynote speaker for today, a very distinguished personality, Mr. K. Ratnam, Chief Executive Officer, Milky Mist Dairy Foods, who is here from Chennai. Mr. Sanjay Singhal, Chief Operating Officer, Dairy and Beverages, Country Head, ITC Limited. Mr. Shashi Bhushan Sushil, Milk Commissioner. Other distinguished panelists who will be addressing us soon. Distinguished members from business and industry from various states of the country, NCR and abroad. Officers of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Department, farmers, milk producers, media persons, friends, ladies and gentlemen. आज का ये जो सत्र है, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर, ये बहुत ही एक सामयिक सत्र है और मुझे लगता है जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसका रास्ता एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी और हॉर्टिकल्चर से ही होकर गुजरता है। हमारे यहाँ गाय को सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड लिटरेचर इन ह्यूमन हिस्ट्री, गावो भगो गावो इंद्रो, यानी गाय को एक सिंबल ऑफ गुड लक एंड होप से जोड़ा गया है, प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा गया है। गाय आज हमारे लिए केवल एक पशु नहीं है, गाय हमारे लिए एक कोई पूजनीय वस्तु नहीं है, गाय हमारे लिए एक ग्लोबल फिनोमेनन बन गई है। फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू एशिया, फ्रॉम साउथ अमेरिका टू यूरोप, काउ हैज़ बिकम ए ग्लोबल फिनोमेनन एंड काउ के तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज $1 बिलियन इंडस्ट्रीज को फ्यूल कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे यहाँ भी निराश्रित गोवंश स्थल का एक कार्यक्रम लागू किया गया। यूपी इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन प्रोग्राम फॉर कॉन्जर्वेशन ऑफ शेल्टरलेस कैटल, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 10 लाख से ज़्यादा गायें, मोर देन 1 मिलियन कैटल आर नाउ बीइंग केटर्ड टू इन आवर शेल्टरलेस होम्स सक्सेसफुली थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, थ्रू मल्टी डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस। कई लोगों ने इस बात को रखा कि आप गाय के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दैट यूपी इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द कंट्री, और इंडिया में हमारा 16% शेयर है, और भारतवर्ष, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट पुट्स इट इन पर्सपेक्टिव। और अगर हम यूपी की जीडीपी की बात करें तो इंडिया का, यूपी का, जो उत्तर प्रदेश का जीडीपी है उसमें 7% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड आज की डेट में लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है। अगर हम इसको क्वांटिटी में देखें तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा इट्स क्लोज टू $18 बिलियन, $18 बिलियन यूपी के एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ 5 करोड़ से ज़्यादा कैटल एंड बफलोज हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कल yesterday when he spoke in लखनऊ at the inaugural of this global summit, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसान की तरक्की करनी है तो नंबर 1 डेयरी और नंबर 2 फिशरी, अगर इस पे हम हाई वैल्यू चेन्स को बना ले गए तो किसान की आय 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी तक हो सकती है। वाई इन्वेस्ट इन यूपी, उसका एक कारण यह है कि डेयरी सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करें। एनिमल हस्बेंड्री इज इन आवर ब्लड। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा केवल गाय, गोवंश, भैंसे और ये नहीं, हमारे पास वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मोर देन 5,000 हॉस्पिटल्स, मोर देन 2,500 वेटनरी डॉक्टर्स, और जिसका जीता जागता उदाहरण लंपी स्किन डिजीज में देखने को मिला। जब पिछले वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने देखा होगा टेलीविज़न में तस्वीरें,
और एक प्रदेश में तमाम भारी संख्या में गायें मृतप्राय पड़ी थी। यूपी में वो आ गया था, वेस्टर्न यूपी में, और हमारे डिपार्टमेंट ने माननीय मंत्री जी धर्मपाल सिंह जी की अगुवाई में एक 320 किलोमीटर की बेल्ट बनाई मध्य प्रदेश से लेकर नेपाल तक, एंड 3,20,000 cattle were vaccinated in this 10 kilometer wide belt in 7 days time, एंड टोटल हमने 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन लगाया इन 50 डेज, 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन 50 डेज, और हमने वेस्टर्न यूपी में ही जो लंपी स्किन डिजीज थी उसको रोक दिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा बचा। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेटनरी डिपार्टमेंट ऑफ यूपी। सो आई like to assure investors that you are in safe hands. You have a robust infrastructure supporting you on the back. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है कि मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी हेल्दी, और ये तभी संभव है अगर हम डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को और इस सेक्टर में हम वैल्यू एडेड चेन्स बनाएं और लोगों को हाई प्रोटीन डाइट एक लो वैल्यू पर उपलब्ध कराएं। पहली बार माननीय रूपाला जी यहाँ बैठे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स आर बीइंग लॉन्च्ड इन ऑल स्टेट्स। यूपी में हमने पहली बार इंडिया में द ओनली डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, जहाँ पर 5 पैकेजेस बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हेडक्वार्टर से ये 5 जगह इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट चलेगी। मार्च में इसका लॉन्चिंग की जाएगी 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की, वेयर वेटनरी सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हमारे यहाँ 8,000 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। मिल्क सरप्लस मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि हमारे यहाँ पर देयर इज ए ह्यूज मिल्क सरप्लस एज ऑन डेट विच इज़ 450 लाख kg पर डे। इसमें बहुत सारे जीरोज हैं, इट माइट लुक कंफ्यूजिंग, बट 450 लाख kg पर डे, दैट इज द टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड। एंड ये मार्केटेबल सरप्लस में कोऑपरेटिव सेक्टर में केवल 22 लाख kg पर डे प्रोसेस होता है। वी हैव 110 डेयरी प्लांट्स इन यूपी, लेकिन सबको जोड़ भी लें, कॉरपोरेट सेक्टर को भी जोड़ लें तो 23 लाख kg, यानी टोटल मिला के 45 लाख kg पर डे का हमारा प्रोसेसिंग इन फॉर्मल सेक्टर आज यूपी में हो रही है, विच इज ओनली 10% ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस, which would essentially translate that 90% of the marketable surplus आज प्रोसेस नहीं हो रहा है। चेयरमैन एनडीडीबी ने एक प्रेजेंटेशन किया था कि अर्बन एरियाज में 90 लाख लीटर पर डे, ये आज की डिमांड है, विच इज ग्रोइंग एट 20% पर एनम। 90 लाख लीटर्स पर डे की डिमांड है, एंड जो हम सप्लाई कर पा रहे हैं दैट इज क्लोज टू 42 लाख लीटर्स पर डे, विच वुड मीन दैट 55% ऑफ अर्बन डिमांड as on date is not being met. UP's urban population is 25%. There are more than 750 urban local bodies in the state, which would mean कि अगर हम देखें कितना बड़ा मार्केट है जो अनटैप्ड है, जिसमें हम इसको ला सकते हैं। ये हमारी जो वीकनेस है, we look at this weakness as an opportunity to invest in dairy plants, to invest in cattle feed plants, to invest in ancillary machinery, to invest in cold chain equipment, और इसमें आगे आने वाले 5 सालों में जो नई डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पॉलिसी 22 आई है, वी स्टडीड पॉलिसीज ऑफ अदर स्टेट्स इन द कंट्री, एंड आई एम हैप्पी टू नोट दैट इट इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड मिल्क डेवलपमेंट पॉलिसी इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, जो हम लोगों ने बनाकर फ्लोट की है, और उसके बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। देयर हैज बीन अ वेरी एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और इसमें आगे हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आदरणीय धर्मपाल सिंह जी। सर ने एक नारा दिया था, क्वालिटी मिल्क फॉर ऑल बाय 2027, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। मैनी ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग कि हमारे यहाँ पर सॉर्टेड सेक्स सीमेन की भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हापुड़ में है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ से हम लेजर डायरेक्टेड वाई क्रोमोसोम स्किल कर देते हैं, एंड उसमें फीमेल काउ की प्रोजेनी आती है। दिस वुड गो ए लॉन्ग वे इन मोटिवेटिंग फार्मर्स टू हैव काउज, हाई यील्डिंग काउज। इसी तरीके से मथुरा यूनिवर्सिटी जो स्टेट की है, दैट इज द लीड फैसिलिटी फॉर क्रायो सीमेन फॉर गोट्स, विच कैन गिव अप टू 2.5 लीटर्स to 3 लीटर मिल्क पर डे। मिशन नंद बाबा,
जो हमने लॉन्च किया है इस साल आ रहा है, उसमें एक कन्वर्जेंस करके एक लार्ज स्केल पर हम लोग डेयरी सेक्टर के जो वेरियस गैप्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रीड इंप्रूवमेंट, ये 1000 करोड़ की स्कीम है जो हम लॉन्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में। पोल्ट्री सेक्टर में 90 लाख एग्स आर गेटिंग इंपोर्टेड एवरी डे। सर, लगभग 1 करोड़ अंडा आज भी यूपी में दक्षिण भारत से आ रहा है। हमारी नई पोल्ट्री पॉलिसी 1.5 करोड़ अंडा प्रतिदिन अगले 5 वर्षों में बनाएगी, जिससे हम अंडे में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए फिशरी सेक्टर में 300 करोड़ का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। केज टेक्नोलॉजी, आरएएस, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के डेमोज लगे हुए हैं। इससे 5 से 10 गुना प्रोडक्टिविटी फिश की बढ़ेगी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड जॉब्स टू क्लोज टू 5 मिलियन पीपल, ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से हो सकता है। और ये विन विन सिचुएशन है फॉर द फार्मर्स, फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप आएँ, उत्तर प्रदेश में निवेश करें एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी सेक्टर में। जय पशुधन, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं विनती करूंगी कि अगले स्पीकर्स प्लीज़ कृपया करके समय का ध्यान रखें। यस, आई रिक्वेस्ट नाउ मिस्टर आनंद रामानाथन जी, जियोलाइट partner and head of food and agriculture, Deloitte, to come and moderate the session ahead. Thank you, sir. So thank you so much, Dr. Dubey, for the welcome address and setting the context. Like he mentioned, 16% of India's milk production and 19% of all the livestock that's there in the country is from Uttar Pradesh, right? So that's why this particular sector is like really critical, not just for Uttar Pradesh, but also for the country to do well. Now, I would also like to thank all the dignitaries on stage as well as the audience for having us here. I'm Anand Ramanathan. I'll be your moderator for the remaining part of the session. And what we will do now is to very quickly have important aspects on processing covered. If you look at the milk sector, processing is really important. It adds to the margins, and it also helps in control things like wastage, get better farmer realizations, etc. So for that now, I would like to invite Mr. Sashi Bhushan Lal Sushil, Milk Commissioner and Registrar, Dairy Cooperative Societies, Government of UP, to give an overview of UP's dairy and animal husbandry sector, current scenario and opportunities. धन्यवाद आनंद जी। आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शोभायमान माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन, दुग्ध विकास एवं दुग्ध विकास माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी श्री संजय निषाद जी, मत्स्य विभाग, अपर मुख्य सचिव महोदय, अन्य उपस्थित इंडस्ट्री से आए हुए गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण एवं अन्य सभी सम्माननीय आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं पत्रकार बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उसके सेक्टर्स पर समय समय पर फोकस करना होता है और वो फोकस बदलता रहता है। आज की स्थिति में या आज की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अनेक सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर विकास एक तरीके से सैचुरेट हो गया है, वहाँ पर सैचुरेशन का लेवल आ गया है
और ग्रोथ अगर हो भी रही है तो उसकी दर काफ़ी कम है। कृषि एवं अलाइड सेक्टर्स जो है, कृषि एवं उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, उसमें भी स्थिति ये बन रही है कि सबसे अधिक पोटेंशियल जिन सेक्टर्स में बचा हुआ है वो मत्स्य, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ही है। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर ले जाने में सबसे अधिक योगदान कर सकते हैं। इस इकॉनमी से जुड़े हुई हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की प्रतीक गौ माता, उनका चित्र आप सामने आपके समक्ष है, आप देख रहे होंगे। उनके विषय में कहा गया है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। होली काउ इज द मदर ऑफ ऑल क्रीचर्स एंड इज गिवर ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। तो गौ माता के प्रति जो हमारी आस्था है, जो हमारा प्रेम है, उसको ध्यान में रखते हुए और इस हमारे सेक्टर की जो आर्थिकी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके साथ उसका तालमेल बैठाते हुए हम लोगों को आगे चलना है। उत्तर प्रदेश अनेक मायनों में भारत के लिए एक की केंद्रीय भूमि है। सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में जो ऐतिहासिक विरासत है और जो प्राकृतिक संपदा यहाँ पर है, भगवान राम एवं भगवान कृष्ण की एवं बाबा गोरखनाथ जी या गोरक्षनाथ जी, उनकी जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में ही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। काशी वर्ल्ड का सबसे पुराना जीवित शहर और बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इनका जो प्रारंभ हुआ है, उदय हुआ है, वो भी इसी भूमि से हुआ है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान सभी भारतीयों के हृदय में उत्तर प्रदेश का है। अगर हम परिदृश्य की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो पहले भी आप सभी लोग जानते ही हैं और अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी इस बात का जिक्र किया कि सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर जो दुधारू पशु हैं उनकी संख्या भी देश में सर्वाधिक है। जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में GSVA में योगदान है लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर का, वो 7% है, देश के अन्य क्षेत्रों में 5.2% की तुलना में। अपने आप में ये भी बहुत कुछ कहता है हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। यहाँ पर जो लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर है, उसकी वैल्यू में डेयरी का योगदान भी काफ़ी अहम है। वो अन्य राज्यों की तुलना में 84% है, जबकि अन्य राज्यों में 66% वो होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है पर डे, वो लगभग, इसको हम 9 करोड़ कह सकते हैं, 9 करोड़ किलोग्राम प्रतिदिन का है, जिसमें से विपणन योग्य बाजार सरप्लस 4.5 करोड़ किलोग्राम प्रतिदिन का है। ये आप लोग समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या है। जो इसको प्रोसेस करने के लिए जो स्थापित क्षमता है वो अभी उतनी अधिक नहीं है और इस दिशा में कार्य हो रहा है। मिल्क पॉलिसी 2022 की इसीलिए प्रख्यापित की गई है कि जो प्रसंस्करण की वर्तमान दर है 10 से 11% के आसपास, उसको 5 वर्षों में बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत 17% से आगे ले जाया जाए। यहाँ पर जितने भी निवेशक बंधु बैठे हैं, चूँकि आज के इस समिट का केंद्र बिंदु आप ही लोग हैं, जो आह्वान हम लोग कर रहे हैं वो मुख्यतः आप लोगों की तरफ ही वो टारगेटेड है, आप लोग की तरफ ही लक्षित है। तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी रोचक हो सकती है, महत्वपूर्ण है। ये जो दूध की सप्लाई है यानी कच्चा माल आपके उद्योग के लिए, वो सबसे अधिक यहाँ पर है। स्किल्ड मैन पावर सबसे ज़्यादा है। एक्सप्रेस वेज की संख्या फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा है। स्थायी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थायित्व है, यानी नीतियाँ स्थायी रहेंगी।
जो नीतियां हैं वो आने वाले समय में अनेक वर्षों तक स्थायी ही रहनी है। ईज़ ऑफ डूइंग में बहुत अच्छी स्थिति है राज्य की, सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। और हमारे यहाँ जो दुग्ध व्यवसाय है, एनिमल हस्बेंड्री एवं मत्स्य है, ये रोजगार सृजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये रोजगार प्रधान सेक्टर है। ये सिंगल विंडो की अप्रोच है आप लोगों की सुविधा के लिए कि एप्लीकेंट्स को जगह जगह परेशान ना होना पड़े। इंडस्ट्री फ्रेंडली लेबर लॉज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो खपत है डेयरी प्रोडक्ट्स की एवं अन्य प्रोडक्ट्स की, वो एक बड़ा कंज्यूमर बेस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग सोचते होंगे कि कितने कंज्यूमर्स हैं, तो 25 करोड़ तो मानव कंज्यूमर हुए, और अगर आप कैटल फीड बनाते हैं तो उसमें लगभग 7 करोड़ मूक कंज्यूमर, मूक उपभोक्ता आपके लिए वो भी उपलब्ध हैं, जिसमें बकरी, भेड़, गाय एवं भैंस, 5 करोड़ के आसपास तो भैंस एवं गाय की संख्या है। ये सब भी आप जानते हैं कि जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था उन्नत होती है तो उसके लिए उसमें पशुओं के लिए विशिष्ट पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, एंजाइम बेस्ड पशु आहार एवं अन्य उनकी दवाइयाँ, इन सब की खपत भी बढ़ती जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम उन्हें भी, वो वास्तव में उपभोक्ता तो हैं ही, उनको जोड़ते हैं तो ये 33-34 करोड़ उपभोक्ता एक भौगोलिक रूप से बहुत ही छोटी दूरियों में सिमटे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये सबसे, मैं कहूँगा कि सबसे आकर्षक बिंदु उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश का ये है कि बहुत छोटे से जोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे कंज्यूमर्स, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि कहीं डिमांड नहीं है, तो मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि डिमांड क्रिएशन पे भी आप लोग काम करते हैं। कुछ सैम्पलर आप लोग भेजते हैं, उसके अच्छे नतीजे आते हैं और डिमांड जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो मैं आह्वान करूंगा सभी का कि उत्तर प्रदेश में क्यों निवेश करें, इस प्रश्न से हटकर अपना मत स्थिर करते हुए इस मत पर आ जाएं कि शीघ्रातिशीघ्र निवेश करें। देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर ये दिया गया है एक चार्ट। अगर किसी दुग्धशाला के प्लांट में, डेयरी में आप 100 करोड़ रुपए व्यय करते हैं, तो दुग्ध नीति इतनी आकर्षक है कि आपको जो एक बेनिफिट है जो आपको मिलता है वो 20 करोड़ के आसपास है, अलग अलग कंपोनेंट्स में, यानी 20% के आसपास सहायता आपको राज्य सरकार की ओर से मिल जाती है, जो वास्तव में बहुत ही आकर्षक है। मेजर प्लेयर्स इंडियन डेयरी सेक्टर की आप सब लोग इसमें से अनेक लोग यूपी में कार्यरत हैं, और जो कार्यरत नहीं है उनसे भी हम लोग को पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही वो लोग भी कार्यरत हो जाएंगे यूपी में। जो मिल्क पॉलिसी 2022, ये आप लोग जानते होंगे, इसके विवरण में जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग आप सभी को सॉफ्ट कॉपी इसकी भिजवा देंगे, जिससे कि आप लोग अपनी सुविधा अनुसार इसको रेफर कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रांट 5 करोड़ रुपए तक है एवं 10 करोड़ रुपए तक इंटरेस्ट सबवेंशन है डेयरी प्लांट के को इस्टेब्लिश करने के लिए। कैटल फीड प्लांट के लिए 7.5 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट का सबवेंशन है, जो वास्तव में अत्यंत ही आकर्षक प्राविधान है। जिन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपके सामने हैं। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारा सेक्टर है, पोल्ट्री का कुक्कुट नीति यहाँ पर प्रख्यापित हो चुकी है, वो अत्यंत आकर्षक प्राविधान उसमें भी किए गए हैं। उस पर भी आप लोग विचार करें और उसमें अपने प्रस्ताव आप लोग उनको, जो आपने MOU किए हैं, उनको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। हमारी जो दुग्ध क्षेत्र है, इसके पीछे जो इसकी रीढ़ है वो जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग, वो इसकी रीढ़ है। और वहाँ के जो मजबूत संस्थान हैं और जो उन्होंने अवसंरचना वहाँ पर स्थापित कर रखी है, वो ये सुनिश्चित करती है कि हमारा पूरा सेक्टर दुग्धशाला विकास का एवं एनिमल हस्बेंड्री का बहुत मजबूती के साथ कार्य करता है। इसकी एक वानगी आप लोग देख सकते हैं कि लंपी स्किन डिजीज से जितना
जितनी दुखद घटनाएं पशुओं की मर्मांतक मृत्यु हुई अन्य राज्यों में, ऐसा यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो माननीय मंत्री जी, केंद्र सरकार के श्री रूपाला जी, माननीय मंत्री जी श्री धर्मपाल जी और एसीएस महोदय के कुशल मार्गदर्शन में और उनके द्वारा जो रणनीति बनाई गई बेल्ट वैक्सीनेशन की और एकदम जो त्वरित टीकाकरण किया गया, उसके द्वारा उसको नियंत्रित किया गया, जो ये पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल की तरह भी है, एक गाइड पोस्ट की तरह भी काम कर रहा है। जो पशुपालन विभाग के जो मुख्य स्तंभ हैं उनकी गतिविधियों के, उसमें एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। 75 लाख एआई का जो टारगेट है वो पूरा होने वाला है। सेक्स सॉर्टेड सीमन की व्यवस्था 90% बछिया जिसमें उत्पन्न होती हैं वो, और आईवीएफ टेक्निक, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये अत्याधुनिक जो तकनीक है इन पर भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पोल्ट्री पॉलिसी 2022 के मुख्य बिंदु आपके सामने है। इसमें जो चीज़ें आप देख रहे हैं, देखिए ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर है। इसमें लगभग डिमांड 37% बढ़ जाती है हर साल। अभी एग्स का प्रोडक्शन 1 करोड़ 60 लाख है प्रतिदिन का, जबकि मांग 2.5 करोड़ के आसपास है। और दूसरे राज्यों से 90 लाख एग्स अभी आयात किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल इसमें छुपा हुआ है। इसमें आप लोग विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अनेक अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ उनका भी प्रोविज़न इसमें किया गया है। हम लोग सॉफ्ट कॉपी आप सभी की मेल आईडी पर उपलब्ध करा देंगे, और किसी को अगर कोई शंका का निवारण कराना हो, कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा, तो उसके लिए पशुपालन विभाग के, मत्स्य विभाग के, दुग्धशाला विकास के अधिकारी हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो निराश्रित गोवंश, ये इस शब्द का उच्चारण करते ही एक पीड़ा का आभास होता है कि निराश्रित क्यों। अगर कोई आप शब्द सुने कि गौ माता निराश्रित हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? इस शब्द को कौन बोल रहा है? कोई पुत्र या पुत्री बोल रही है। तो इसका उच्चारण करने वाला यदि जीवित है तो फिर वो निराश्रित कैसे, माता कैसे निराश्रित? ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर, उसको हमारे ना समझने का शायद नतीजा है, या जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्य थे उनको हम लोग आगे नहीं बढ़ा सके, उनको आज के समय में इस आपाधापी के युग में हम हृदय से धारण नहीं कर रहे हैं। शायद ये उसका नतीजा है कि हमें कहना पड़ता है कि गौ माता निराश्रित है। बहुत अच्छा कार्य लेकिन इस दिशा में देश में सबसे अलग योजना बनाकर किया गया है, और इसमें 10 लाख से अधिक गोवंश उनको रिहेबिलिटेट किया गया है, उनकी देखभाल केयर की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पब्लिक कंट्रीब्यूशन स्कीम के तहत एक 1.25 लाख के आसपास गोवंश को सुपुर्दगी में दिया गया है। न्यूट्रिशन मिशन स्कीम में 3,500 गोवंश को अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को दिया गया है, जिससे वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको दूध आसानी से उपलब्ध हो सके और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इस पूरी व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए गो आश्रय पोर्टल, जो एक अत्याधुनिक पोर्टल है और उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और सूचना आधारित निर्णय लेने की इस प्रकार की क्षमताएं भी इस पोर्टल में हैं, जो मदद कर हमारी निर्णय लेने के लिए। ये भी बहुत प्रभावी रूप से क्रियाशील किया गया है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स में हज़ारों की संख्या में इसकी कार्य योजना है। ऑलरेडी बहुत सी कार्य भी कर रही हैं। मार्च के महीने में ही 525 के आसपास इनका शुभारंभ कर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को ये सुविधाएं उनकी दहलीज पर ही उपलब्ध हो सकें। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना एनिमल हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1 लाख की कैटल पॉपुलेशन, पशु जनसंख्या पर 1 मोबाइल यूनिट, इसकी व्यवस्था राज्य में की जा रही है, और ये अतिशीघ्र ही इसको
संचालित कर दिया जाएगा। मैंने आपसे कई जानकारियां शेयर की हैं, जिसमें से बहुत सी आप पहले सुनते भी होंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, ये आप लोग इस आयोजन को, सफल आयोजन को आप लोग इस समय देख रहे हैं। इस आयोजन में अब आप लोग उस स्थिति में हैं कि आप देखते होंगे कि एक स्लोगन है कि कम इन्वेस्ट इन यूपी। मैं इसको थोड़ा सा बदल के कहना चाहूँगा कि प्लीज कम फ्लरिश एंड थ्राइव एंड इन्वेस्ट इन यूपी। थैंक यू। वो उसके लिए बाद में समय निर्धारित है, कृपया थोड़ा सा अभी पेश रखें। थैंक यू। There's a separate time for questions, right? So thank you so much, Shri Bhushan ji, for a very insightful presentation on the dairy and animal husbandry sector. Now, the key aspect there is 6,500 AI centers and 1.25 lakhs artificial insemination through sex-sorted semen. So what we are going to be seeing is that there's going to be a big increase in productivity for the dairy sector in UP. Plus, there's going to be a lot of demand. 250 million people, size of many countries, if not more. And hence, UP's demand can be catered, and it can also produce milk for the rest of the country. And we also saw the milk policy. Now, the milk policy, the poultry policy, the fishery policy, all of this has been updated after a lot of industry discussions. And hence, we have incorporated a lot of your suggestions. And we want to make UP self-sufficient in many of these areas and then also export to other places, right? So that's the focus of the policies. Now what we will do is very quickly present a brief movie on dairy and animal husbandry sector's growth in Uttar Pradesh. Over to the AV, please. As per the ancient text of Rig Veda, one can attain salvation by worshipping and serving the cow. This philosophy reflects India's rich history, where cows are respected and milk was in abundance. The government is working tirelessly to take the nation to its former glory in the animal husbandry and dairy sector, which contributes to 8% of UP's total GVA. Currently, Uttar Pradesh houses over 8 crore livestock, 2 crore cattle and 3 crore buffaloes, 1.5 crore sheep and goats, 1.5 crore poultry stock, making it the livestock and dairy capital of the land. With the vision of Prime Minister Mr. Narendra Modi to redefine the DAD sector. पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा। Under the strong leadership of CM Yogi Adityanath, Uttar Pradesh witnessed multiplying farmers' income by transforming livestock, healthcare, quality feed and breed inputs, thereby increasing lactation yield and securing nutrition for a better health in future. Crossing major milestones such as successfully containing lumpy disease in UP with over 1.5 crore vaccination for healthy milk production. ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन के लिए एक नए आंदोलन को खड़ा करना है, तो सहकारिता और डेयरी दोनों सेक्टर को एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। Running 3 grade semen stations, having high genetic merit bulls, producing over 10 lakh semen doses per month, over 1 crore artificial inseminations per year, covering over 40 lakh animals, employing over 4,000 skilled maitris, ensuring productivity enhancement. In cooperation with the Union Minister PURSHOTTAM RUPALA and Minister of State Dr. Sanjeev Balyan, the sector touched new heights. With visionary policies drafted for individuals and group entrepreneurs such as Rashtriya Gokul Mission, free of cost artificial
insemination services at farmers' doorstep. Breed multiplication farm for 200 animals with subsidy support of 2 crore rupees. National Livestock Mission for financial support in poultry. 60,000 layered birds with support of 5 crores. 10,000 broilers in farm up to 3 crore. Among many policies under UP Poultry Policy 2022. Similar reforming initiatives are also prevalent in the dairy sector in support of Cabinet Minister Mr. Dharampal Singh. Government cooperative set of PCDF assured milk purchase at a remunerative price from milk farmers. Also, customers are benefiting from quality milk products under our brand. Setting up a series of greenfield dairy plants in government and private sector has increased processing capacity. Uttar Pradesh is the #1 milk producer in India with 9 crore litre of milk produced daily. Among this, a total of 4.5 crore litre milk remains as surplus, while only 45 lakh litre milk is being processed by various dairy players, leaving an astonishing 90% of raw milk for new players to process. UP has come up with new investor-friendly dairy policy which has capital investment grant of 10% for new milk processing and manufacturing unit for 5 years up to rupees 5 crore. Reimbursement of 5% on loan taken for technological upgradation in an existing dairy plant for 5 years up to 10 crore rupees. And reimbursement of 5% on loan interest for installation and purchase of cold chain system for 5 years up to 1 crore rupees, among many more policies. So come and ride the wave of white revolution to feed into the food trends and needs of the world from the heartland of India, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, New India's growth engine. So on that note, we will now move to the next section. Value-added products, really important, milk, cheese, looking at paneer, etc. Now, next person that we have is Mr. Ratnam, CEO, Milky Mist Dairy Foods. And this is someone who really specializes, right? And if you look at value-added products, Milky Mist sells a lot of value-added products, and they've built their strategy around it. So, Mr. Ratnam, over to you for the keynote address. Good evening, all of you. Dignitaries on the dais and off the dais, industry experts, government officials, experts from various delegates from different countries. Let me first throw some light on, all people have been talking about the potential in UP, #1 producing, milk producing country. The handling is not more than 10% and all those things. But let me throw some light on how the industry is evolving across the country and what opportunities are available in the dairy sector, and how the Uttar Pradesh can benefit, making those opportunities as a development of the dairy industry as a whole. If I look at it, the current scenario in dairy and food sectors is that, as you all know, the dairy and food sector is growing double digits in India. I don't think any dairy in Indian dairy sector is growing less than 10%. Okay? Some are growing at 12%, some are in 15%, some are in 20%.
And to be very, very proud, I can say that we are growing at 42%. Okay? So that is the kind of the growth in, as far as the Indian dairy sector is concerned. And this growth is not only coming from, it is coming across all the spectrums of the area. That is the farm specialties, the food products, the conventional foods, the growth. There's a huge amount of growth is happening. And there's a lot of growth in the processed food sectors because people are now setting up a lot of high-speed lines to make processed, highly processed products. And when we talk about the processed foods, the processed foods are now not only for the common consumption, but also, targeted toward the specific functional needs with the high volumes, and also targeted for a particular economic or particular consumer group. If you look at it since the last 5 years, these traditional products are now coming back on the list. You name some of the millets or some of the dairy products, traditional dairy products, which are coming back on the shelves, which were already limited to the household items. Among all those things, value addition is the key. Okay, in all areas of the food addition, unless we do kind of value addition, it will be very, very difficult to sustain. And as long as we sell milk as a milk, we will always have the, the restrictions of getting higher economic realization, paying back to the farmers. So value addition is one of the key. And when I say value addition, you just think of no one thought about making the curd in factories in 1990s. Someone thought of it, particularly Amul. So now today, curd is made tons and tons in the factories, in the dairy factories, and it is sold across the countries. Okay? Same is the case, the kind of a wheat flour or idli or parathas. Everything is now becoming a factory under the hygienic conditions, getting on the steps of the modern trade or the retailing. And that is making easier for the people to meet the lifestyle demands of the consumers. And the food industry is evolving to the needs, not only food, but the dairy, with the technology as well as the innovative products. If you observe since last, a couple of years or so, or rather 3 to 4 years, the demand for the health segment is enormous. Okay, for a highly value-added products. Now, if I look at it, what is the industry outlook? These are the consumer demand, but what is the industry outlook? Now, industry outlook is very simple, because as an industry, we have been seeing a lot of migration of people shifting from the loose milk or loose products into packaged products. Okay, particularly due to health and safety reasons. As the expert that high protein based product will have is having a higher demand, be it milkshakes, be it Greek yogurts, or be it the dairy products which are having a higher amount of milk protein. It's not 3% or 3.5%, but 7% or 10% or 11%. Okay, some of the products are hitting the market, and there's a huge demand for it. And there is opportunity as an industry. What we look at is a single serve pack enriched with the nutrients. This is one of the things which is happening, that people no longer want to buy a bigger products, but go for a single serve products for easy and convenient way of consuming it. Another important factor we have seen since last couple of years, particularly post-COVID, is that people are preferring over the branded products rather than the non-branded products. Okay. And in this entire spectrum, large companies with a higher market outreach have an advantage both in terms of brand, distribution network, the product mix. Product mix is the key to reach to the consumers and the larger section of the population. Now, if you look at it, the macro level opportunities which are available from the consumer perspective as well as the industry perspective is that, we have a very, very strong economic growth since last 5 years or so. Very strong economic growth, creating a lot of surplus money in the consumer's hand. And the second category is the rising middle class population. If you look at it in 1985, we had 8 million households in the middle class, which went up to 386 million in 2020, which is projected to be something like 586 or 600 million households of middle class in 2025. Same is the case with the rising working population. We had about 758 million people working in 2010. It has gone up to 826 million in 2015, and it is projected to
1,000 million in 2030. The fourth category is the lifestyle changes. You know, I don't know, most of the people, because all this is coming from the IMARC report, you know, the spend on food and food products from the rural is 50% as compared to 44.9% in our area. Okay. The spend on the income, the spend on milk and milk products alone from the rural side, rural consumers is about 12%, whereas in the urban is 10%. So just imagine the kind of the rural prosperity and the demand coming from the rural setup. Now, having said that, now we do have a fair amount of current challenges. Nothing that, you know, everything goes smooth, but we do have a kind of a challenge. The challenges are many, like distribution challenges. We have most of us having a single product versus product, you know, distribution highway. Also distribution highway, it is limited to the ambient product, but all the cold and also the frozen categories. We also have a logistics, because transporting products from the further distance, longest distance, a lack of cold storage and frozen storage facilities, particularly when it comes to dairy. It becomes one of the important limiting factor for some of the states in order to get into states like developed like Gujarat or Karnataka. Then we have a kind of a labor, a qualified labor. We have a highly educated people, but with a very low skill sets. And still, you know, if you look at it, now the industry is investing a lot of money into technology upgradation. Otherwise, whatever happened in Operation Flood 1 and 2 and 3, the same kind of technologies are existing today. So there is needs a lot of modernization if you have to move to the next level. Now, if you look at it, what the dairy sector holds for us, as you know, Indian dairy sector is growing at a CAGR of 15 to 20% through value addition and value creation. I'm not talking about the liquid milk. I'm talking about the value-added dairy products. So that's kind of the growth. I'm putting it as a moderate thing, but the growth in some sectors is more than 20-20%. And large-scale technological integrations are happening. New age startups refining the marketing strategies. That is traditional versus online quick service kind of formats. Also, the dairy sector is attracting the global investors to invest in various startups, not only the startups, but already existing the industry setup. The expected income in next 2 years is going to be something like 15,000 to 20,000 crores. That is what the projection is. There is a kind of decentralized or defragmenting the market, improving the supply chain, and furthering innovation are the key elements of the future growth. There is, if you look at it since last 4 or 5 years, you know, there is innovation in trade and retailing, particularly the e-coms and modern trades are coming up in a biggest way, which is easy for us, for any dairy industry, to put products on the shelves and make it available to the large section of the consumers. The current status on UP Dairy, as you all know, Secretary, Milk Commissioner have already pointed out, and I don't have to dwell much into the time. But still, I would like to put across a couple of points. You know, UP production, milk production accounts 16.1% of the total milk produced in India. That is the #1 milk producing state. And the dairy market of 1.5 lakh crores, that is a 2020 USD billion, which is expected to grow something like 3 lakh crores by 2028 in the next 5 years period, with a 14% CAGR. The current growth is about 8.8% since last 7 years, which is expected to become double growth. And I don't have to tell who are the major players in the state. We all know that the PCDF is contributing about 11%, Amul is about 15%, Mother Dairy is about 12.7%, and rest of all the private, you know, the processors put together is 62%. Now, the opportunity here is that, you know, as you rightly said, Milk Commissioner, sir, that, you know, only 10% of the milk producer is handled here. What about the 90%? Okay, or 50% of the milk producer is not handled by an organized sector. Okay. So what can be done, you know, to improve the dairy sector? As we know that
UP government has come out with a lot of very innovative schemes and approaches. Okay. You know, unlike other states, still the Uttar Pradesh is lagging far behind in terms of you know, the dairy industry. Though we have a number of dairy processing plants, modern plants, but still these plants are equipped to handle the entire milk which is produced, converted into processed milk or converted to value-added products. In spite of having a higher milk production, lack of maybe some point of the time, a lack of a state brand, or a lack of a diversified product, a kind of an inclusive marketing setup, or maybe we are having a little bit of lack of soft skills. So what we look at, personally, what I feel, which I keep telling to all the state governments, is farm incentives for production and procurement are very, very key essential part of the thing. The interest subvention, which you rightly said, sir, incentive for the quality, which is a very, very critical parameter. If you fix incentive per liter of milk, and in terms of the mastitis SEC or the total bacterial count, probably that will change the entire scenario of getting even a better quality or high quality milk. And incentives in animal husbandry activities, incentives on clean milk production, as you rightly said, artificial insemination. Moving forward, we also need some kind of a support, which already is there in terms of manufacturing and technology upgrades, not limited to capital, but on a total amount in the investment. One of the key factors, unlike in Gujarat or Karnataka, is that we still have the feed manufacturing is still at a very, very low level, because unless we feed a good quality compound cattle feed to the milch animals, we will not be getting a good quality or the higher yield from this animal. So one of the things, because the feed industry is growing, but demand is very large, and we are not able to meet the demand, and also we are not educating too much to the farmers about the benefits of the cattle feed, providing cattle feed to the animals. And marketing or brand building incentives are very, very critical, and I would recommend that the state government to set up a very strong R&D facilities for the product development, the process of product development, both. That would be a very, very key aspect of. And with all those things, my recommendations are what I see in the dairy industry is positive 5 years within Amul, within corporate in Amul, and now outside in the private sector, is that we need to increase the value addition to the milk, okay? Because we all know that 1.5 or 2 lakh liters of 2 lakh tons of SMP is the problem creator. Right? The quantity goes up, the prices of milk goes down, the vice versa. So what we need to look at is that create a value addition to the milk, okay? Create a value-added products. Improving and encouraging dairy product consumption is one of the key factors. We know that the per capita consumption has gone up, which is expected to become double by 2030, but that is not sufficient. At least we need to inculcate the consumption of more and more products, not only milk, the milk products. Value addition is key to a healthy bottom line. Most of the dairies which are confined to milk, handling milk of 70-80%, will have always a margin problems, always an economics strain for investments in upgrading technology. And with having all those said, that still we have 27% of the population live below poverty. So why not milk to be used as a vehicle to get rid of or to eradicate the malnutrition? That is one very, very important, critical aspect. If you have to, a person has to be healthy. We have a lot of surplus milk, not only here, but across the country, most of the time. Can we use that milk as a vehicle to eradicate the malnutrition, particularly in the school, in the children? And adapt to the best manufacturing processing with a higher throughput. Most of the dairies, we are limited with the throughput. So we need to look at handling 3 times, 4 times higher output. And the time factor is one of the key elements. That is quick turnaround, make changes quick and with the speed. Okay. So be a change agent, and let us together build a very strong, healthy nation. So these are my few observations about the dairy industry, and I am thankful for to the organizers for
present among this August gathering. Thanks. Jai Hind. Thank you, Mr. Ratnam, for sharing your views on the outlook for dairy and food sector. Now, what we will have next is a panel discussion. We have a wealth of experience in the panel, right? So we have industry veterans. There's also a local Uttar Pradesh player, and hence it's going to be an engaging discussion. What I will request is for the panel discussion to talk about certain aspects. Let the minister leave and I will continue. You all can sit there. So Uttar Pradesh has embarked on a journey for a 1 trillion economy. Now, agribusiness is about 20% of that, and hence dairy presents a lot of opportunity. What we're going to have now is a panel discussion which will talk about investment opportunities in UP's dairy and animal husbandry sector. And for this, we have Mr. Chairman NEDB. He will be the chair of the panel. And then we'll have the Jay Agarwal, who comes as Managing Director, Seed Milk and Food Products, and Mr. Sanjay Singhal, Chief Operating Officer, Dairy and Beverages, ITC Limited. Then we have Pierre, who will join us from a German perspective in terms of looking at startups and seeing how startups can play an enabling role for dairy. So over to Mr. Minesh for the panel discussion. Thank you, Anandji. Honorable Minister of Honorable Minister of Animal Husbandry, Fisheries and Dairy, SHRI PURSHOTTAM ji. Honorable Ministers of SRI Dharampal Singh and SRI Sanjay Nishad ji. Additional Chief Secretary, Milk Commissioner, Government UP, and my distinguished panelist, Dr. Ratnam earlier. Now we have Mr. A. Agrawal, Mr. Sanjay Singhal, and Mr. Pierre Thompson, all three fellow speakers. What we are going to do is, I think we have heard, हमने पहले जो गवर्नमेंट से सुना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी और मिल कमिश्नर से, और फिर हमने डॉक्टर रत्नम से भी सुना. सो मोस्ट ऑफ दी आई थिंक यूपी का करंट सिनारियो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री का सिनारियो क्या है, और सेक्टर आउटलुक क्या है, और सेक्टर चैलेंजेस क्या है. आई थिंक डॉक्टर रत्नम एंड स्पीकर्स हैव वेल लेड आउट. तो सिंस हम थोड़ा लेट चल रहे टाइम में, तो उसके हम फोर्स नहीं करेंगे. पैनल विल डिस्कस यूपी में इन्वेस्टमेंट की डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. तो हम चारों एनालिस्ट 2-3 मिनट हमारे इनिशियल कमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आंसर जैसा, हम जो भी एक्सपीरियंस है हम भी जानते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे. मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताऊं. सबसे पहले वही जो आई थिंक स्पीकर ने बताई थी कि यूपी को एक सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है इंडिया, लेकिन जो हम दूध जो प्रोसेसिंग होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो बहुत ही कम हिस्सा ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोसेस हो रहा है. तो कुछ फिगर्स भी हमें बोला गया कि मार्केटेबल सरप्लस 10% करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोसेस होता है. तो अपॉर्चुनिटी अगर देखें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इसमें स्टेट में इन्वेस्ट करके क्या हम एक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक 90% 80% दूध प्रोसेस हो रहा है,
उसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोसेस करके कंज्यूमर को एक अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दें और साथ साथ में किसानों को या मिल्क प्रोड्यूसर को थोड़ा वैल्यू ऐड करके अच्छे उनके दूध का प्राइस दें। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। तो हमने देखा 10-15% अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से प्रोसेस हो रहा है तो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में भी वही चैलेंज है। आज हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में है उसको कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर अपना हिस्सा नहीं बढ़ा पाए। और साथ साथ में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो हमने देखा है जैसे मिल्की मिस्ट है, उनका मेजर फोकस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में है और एक काफ़ी अच्छा हिस्सा उन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में लिया हुआ है। तो क्या हम यूपी के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, क्या हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाएं और जैसा मैंने पहले बोला जिससे हम किसानों को उनके दूध का ज़्यादा प्राइस दे सकें। कुछ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की बात करेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ डेयरी एक अच्छा एक व्यवसाय के रूप में प्रस्थापित है, सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य भी है। डेयरी एनिमल को कैसे अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हैं, तो ऐसे किसान जो अच्छे क्वालिटी के हाई जीनोमिक वैल्यू वाले अगर कैटल खरीदना चाहते हैं या बफेलोज खरीदना चाहते हैं, क्या हम एक डिजिटल माध्यम से एक अच्छा मार्केट अपॉर्चुनिटी ऐसे किसानों को दें ताकि हमारे यहाँ अच्छे उत्पादन वाले पशु राज्य में बढ़े, जिससे अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी ग्रो करेगा। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सारे स्पीकर ने पहले बताया था, ये है यूपी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके हमारी जो अभी पशुओं की जो गुणवत्ता है, जीनोमिक वैल्यू है, उसको बढ़ाने के लिए एआई एक फर्स्ट स्टेप है। और अभी भी मतलब हमने देखा कितने सारे नंबर्स ऑफ एआई गवर्नमेंट कर चुके हैं, बट फिर भी हमारा जो कवरेज है वो 25 से 27% हमने एआई में कवर करते हैं। तो क्या हम अच्छा एआई कवर करके यहाँ पे किसानों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करें, एआई नेटवर्क को एक्सपांड करें, कमर्शियल एआई सर्विस प्रोवाइड करें। साथ साथ में अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 3 स्कीम है, जो एक है ईटी और आईवीएफ, जिसमें 21,000 रुपये में कन्फर्म प्रेगनेंसी आपको फार्मर को मिल जाता है, 5,000 रुपया उसमें सब्सिडी भी है। तो अच्छी क्वालिटी की काऊ अगर आपको ईटी के थ्रू आईवीएफ के थ्रू करनी है तो 16,000 रुपया में किसान एक अच्छी क्वालिटी की गाय ले सकता है। तो इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर हम इसमें सेक्सॉर्टेड सीमेंट जोड़ देंगे तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपको फीड काफ़ी मिला। तो साथ में एक सेक्सॉर्टेड सीमेंट की भी गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको भी हमें किसानों को ले जाना है उनके तक और उनको इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सॉर्टेड से यूज है उसको एनकरेज करना है। और तीसरा जो मिल्क कमिश्नर के प्रेजेंटेशन में था, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। अभी शायद ज़माना ऐसा आ गया है कि फार्मर जब तक काफ है वो हीफर नहीं लेगी, 3 साल तक उसको रखना नहीं चाहते हैं। तो क्या हम ऐसा एक एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं जो अच्छे काफ प्रोड्यूस करके अच्छी हीफर बना के किसान को बेच सकें। तो आई थिंक इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ उसकी सब्सिडी रही है। आगे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है जो एनडीडीबी इस इम्प्लीमेंट करती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करके उसमें पार्टिसिपेट करें। और एक एरिया जो डॉक्टर रत्नम जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया, हमारा जो ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर और कंसनट्रेट, तीनों ही चीज़ में हमारा प्रोडक्शन है और डिमांड है, बहुत ही बड़ा गैप है। मतलब जो डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत ही कम है तीनों का। तो हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो ग्रीन फॉडर और साइलेज हो, ड्राई फॉडर की अवेलेबिलिटी हो और कैटल फीड और मिनरल मिक्सचर के प्लांट हो, ये एक एरिया यहाँ पे प्लांट
सेटअप कर सकते हैं और एक रेडीमेड मार्केट यहाँ पे उसके लिए अवेलेबल है। और चीज़ जो आई थिंक जो फाइनेंस सेक्टर को इसमें अट्रैक्ट करेगी वो है क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। तो अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को इंश्योर कराना है, किसानों को इसके लिए क्रेडिट उपलब्ध करनी है, तो आई थिंक सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक्स, उसके लिए ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा मौका है। किसानों तक पहुँचे, उनको लोन उपलब्ध कराएं, इंश्योरेंस उनका कराएं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमने देखा कि हमें गवर्नमेंट एक गौशाला में 10 लाख से भी ज़्यादा अभी पशुएं रह रही हैं। तो क्यों ना हम खाली दूध एक हम देखें जो किसान को फायदा है, क्यों ना हम गोबर को एक उसकी आय दें। और गोबर को हम सब जानते हैं गोबर एक पोटेंशियल फ्यूल भी है, पोटेंशियल फर्टिलाइजर भी है और सदियों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये गोबर को एक अच्छा कमर्शियल मार्केट के उसको फ्यूल और फर्टिलाइजर में यूज़ करें। मैं बताना चाहूँगा, हमने जो वाराणसी प्लांट जो पराग का हम मैनेज कर रहे हैं वाराणसी में, उसके हम एक 4000 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगा दिया है, अभी चालू हो गया है। 2000 मीटर क्यूब के 2 बायोडाइजेस्टर्स हैं। डेली हम उसमें 100 मेट्रिक टन गोबर खरीदेंगे। और पहले जब हमने लगाया था हमें लगता था शायद ये इतना गोबर आसपास से मिल नहीं पाएगा, लेकिन अभी हम 4 या 5 से 100 टन गोबर इकट्ठा कर पा रहे हैं। मतलब गोबर यहाँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स को आना चाहिए, गोबर से बायोगैस बनाइए, उसको आप प्योरीफाई और कंप्रेस करके आप बायो सीएनजी बना सकते हैं, या तो उसी में से जैसे हमने लगाया है हम बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बायोगैस से हम स्टीम जनरेट कर रहे हैं और डेली 2 लाख लीटर मिल्क प्रोसेस उसी डेयरी में कर रहे हैं, जो पूरा गोबर से हमें फ्यूल मिलता है। और जो बायो स्लरी रह जाती है उससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल फार्मिंग गंगा के आसपास करने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम बनाई है। मेरा आई थिंक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या हम गोबर को एक अच्छा फर्टिलाइज़र और फ्यूल के रूप में हम प्रदेश में यूज़ कर सकते हैं। मैं बस मेरी इतनी कमेंट है। आई थिंक I will request all the panelists. First, I'll start with Jay Agrawal. If you can give your comments, please. Thank you, Manish. मेरा नमस्कार और अभिनंदन। विषय है मेरे कि उत्तर प्रदेश की प्राइवेट डेयरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करके मैं यहाँ आज स्टेज पर हूँ, और चूंकि है तो मैं जल्दी बात को रखूँगा। ज्ञान डेयरी जिस कंपनी को लोग रन करते हैं, 2007 में हमने उसे स्टार्ट किया और पहले समय हमने 15 करोड़ का टर्नओवर किया था, और 2022 में हमारा टर्नओवर 1500 करोड़ रहने की मात्र 15 साल में 100x ग्रोथ, यानी 100 गुना ग्रोथ मुझे केवल इस स्टेट के अंदर व्यापार करके मिली है। इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है कि पहले जो प्रदेश की डेयरी इंडस्ट्री थी वो केवल एनसीआर को, यानी कि दिल्ली को दूध सप्लाई करने के लिए डेवलप हुई थी, इसलिए केवल वेस्टर्न यूपी तक लिमिटेड थी। मध्यांचल पूर्वांचल का जो पोटेंशियल था उसको एक्सप्लोर करने का नहीं था। जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लांट लगाया तो ऐसा माना जा रहा था कि चलेगा नहीं या पता नहीं कैसा रिस्क लिया जा रहा है, लेकिन मध्यांचल और पूर्वांचल में जो पोटेंशियल था उस मतलब बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन था। और केवल इस एरिया में इन्वेस्ट कर करके अभी हम लोग गोरखपुर में एक नया प्लांट लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के 15 लाख लीटर प्रतिदिन की हमारी प्रोसेसिंग क्षमता है, और हम मध्यांचल और पूर्वांचल से ही दूध खरीद रहे हैं। ये भी नहीं दूध कहीं और आ रहा है, दूध भी यहीं खरीदते हैं, उपार्जन यहीं से होता है, यहीं प्रोसेसिंग होता है और यहीं पर हम उसको बेच भी देते हैं। तो ये इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हो रही है, बिहार जो अपने आप में एक कंजम्पशन मार्केट है और वहाँ पर बहुत बड़ा डेफिसिट है। आने वाले दिनों में पूर्वांचल में जो भी डेयरी उद्योग लगाए, उसको ये मशवरा है कि वो बिहार में ज़रूर अपने प्रोडक्ट्स को ट्राई करे,
बिहार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या रहा है मैं बता देता हूँ आपको, और ये मैं केवल आज हुए एक इंसिडेंस में हाईलाइट करूँगा। हम लोगों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है हॉल नंबर 8 में। हमारे स्टॉल के ठीक सामने डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी प्रदेश के PDF का स्टॉल लगा हुआ है। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि प्रदेश का जो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसने बाकायदा एक शोकेस बनाया हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। एक बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर कि जो लीडिंग डेयरी कंपनीज हैं उत्तर प्रदेश की, जो प्राइवेट सेक्टर की, उनको हाईलाइट किया गया है। एंड माइंडेड पूरे देश में कहीं कोई डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऐसा नहीं है जो कि अपने प्रदेश की प्राइवेट सेक्टर डेयरी कंपनीज को एंडोर्स करता हो। मैं इसलिए माननीय डॉक्टर रजनीश दुबे जी को, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि यहाँ का जो पोटेंशियल डेयरी इंडस्ट्री, जो प्राइवेट सेक्टर डेयरी इंडस्ट्री है, उसको ये सम्मान दिया गया है। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ, और माननीय केंद्रीय मंत्री भी हमारे श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी हैं यहाँ पर, कि सर प्राइवेट सेक्टर डेयरी इंडस्ट्री के यहाँ पर फ्लरिश करने का कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि यहाँ के किसान को गुजरात के किसान से पिछले 4 साल में एग्रीगेट में 10% ज़्यादा दाम मिले हैं। यहाँ पर किसान और व्यापारी ने भी कमाई की है और यहाँ के प्रदेश के लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स भी खाने को मिले। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश डेयरी इंडस्ट्री में। थैंक यू। हाँ, अभी रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर संजय सिंह जी से, जो ITC रिप्रेजेंट करते हैं। नमस्कार। आदरणीय श्री रुपाला जी, श्री धर्मपाल जी और एस्टीम गेस्ट। ITC जो 107 साल पुरानी कंपनी है, डेयरी में तो बहुत छोटे हैं। सिर्फ बिहार और बंगाल में हमें 4-5 साल हुए हैं। आशीर्वाद के नाम से हम लोग दूध, दही, लस्सी वगैरह बेचते हैं। तो जैसे कि मिस्टर ने बोला या मिनिस्टर साहब ने बोला, ये तो हम सबको ऑब्वियस है कि यूपी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। पर 2 डेटा पॉइंट मैं देख रहा था सर, कि एक तो अभी भी यूपी के अंदर एवरेज कंजम्पशन दूध का कुछ 380 या 390 ग्राम पर डे है, जो कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया से लूँ, क्योंकि हमारी कंजम्पशन हैबिट नॉर्थ इंडिया जैसी है, साउथ से कंपेयर नहीं करूँगा या बिहार से कंपेयर नहीं करूँगा, जैसे जय ने बोला, वो कुछ 550 या 600 है। तो ऑब्वियसली एक बात ये है कि ओनली 10% ऑफ द मिल्क जो हमारे फार्मर्स प्रोवाइड करते हैं वो प्रोसेस होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन की रत्नम साहब था। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस किया है एज अ स्मॉल कंपनी इन डेयरी इन बिहार और बंगाल में। दूसरा, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी लोकेशन में बैठा है एज गेटवे टू ईस्ट इंडिया, क्योंकि आप देखें तो यहाँ जितना पानी है, जो बफलो का यहाँ अवेलेबिलिटी है, और डेयरी लोग जानते हैं कि अच्छी क्वालिटी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बफलो मिल्क बहुत जरूरी है फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक चीज एक्सेट्रा ऑल्सो। तो वो जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनली मिल्क डेफिशिएंट रहा, वहाँ लोग दूध पीते नहीं थे, लोग पाउडर पीते थे, और लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट थे। तो जैसे हमने भी लैक्टोज फ्री मिल्क कलकत्ता में लॉन्च किया, so we got some feedback। तो मेरे हिसाब से ना सिर्फ यूपी के कंज्यूमर के लिए, दैट फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्पिंग द कंज्यूमर, बट मेरे हिसाब से ये जो चीज़ मैं सोच रहा था कि क्या यूपी का फार्मर, यूपी की डेयरी इंडस्ट्री कैन बिकम द गेटवे टू ईस्ट इंडिया। और जो हम देख रहे हैं कि जैसे इनकम ग्रो होती है, रत्नम साहब कि अब हम दिस ईयर भारत इंडिया का सबसे पॉपुलस देश, और यूपी हैज मोस्ट ऑफ द इज द बिगेस्ट स्टेट कंट्री। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो बच्चे हैं, इनको हम प्रोटीन कैसे देंगे, नरिशमेंट कैसे देंगे? दूध इज द मोस्ट ऑब्वियस। और मेरे हिसाब से सिर्फ यूपी, बट इफ आई लुक एट यूपी जय हैज स्पोकन हिज जर्नी, इफ आई लुक एट यूपी द एनवायरनमेंट, द फॉर्डर अवेलेबल, जो यहाँ का पानी है,
मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली यूज द डेयरी इंडस्ट्री इन यूपी, द फार्मर मिल्क ऑफ यूपी, टू बिकम द गेटवे टू ग्रो द पेनिट्रेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन इंडिया, बिहार, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। तो मैं इतना ही बोलना चाह रहा था फ्रॉम ITC। थैंक यू मच। Thank you so much, Sanjay ji. And our last speaker, Mr. Pierre Thompson from Deloitte, Germany. Please have your comments, please. So first of all, thank you all for having me. It's lovely to be in India. I love India as a country and Uttar Pradesh as a state. It's awesome to be here. And since I flew in this morning, I had already the chance to talk to a lot of you. It's great to see so many people here, because as all of you want this change not happen without all of you. If you don't want to achieve it, nothing can be achieved. And therefore, it's great to see that all of you are here all day with the whole passion, driving it in order to achieve the next level of Uttar Pradesh and have your goals and have that bold vision that you want to achieve in having set and short time spans that you have put out there. So therefore, from my end, it's a pleasure to be here, and I'm looking forward for the questions in the next round. I unfortunately don't understand everything that was said so far, so I'm lagging a little bit behind and waiting for the questions in the next round, where I then will start about the startup ecosystem, how we can create it, and what benefits you can get out of it. Thank you. I think before we close, let us have some questions, few questions. My request is, आप बता दीजिए आप किससे क्वेश्चन पोज कर रहे हैं, so that they answer the questions. Hello, respected to all the global summit guests and all that. So I would like to just introduce myself from Vijayendra Gosala. I have been working the last 5 years how to make the milk organic and give the organic feed to the cattle and develop that. So I would like to ask we do in the Germany that we make the organic milk, because we are suffering. We don't have organic milk and like that. So I want to develop industry like that. And Vijayendra Gosala, a private limited, is just a startup company, and we would like to have some talk with Mr. Thompson to get development in this field. So would you like to answer that? I think he is unable to answer the technical question, but I can tell you. Yeah. Okay. But I can tell you that government of India has taken a step. They have now set up a multi-state cooperative society only to promote organic milk products and other agricultural products. NDDB is the chief promoter for this company, for this cooperative. We have another 4 members, initial promoters, which is Amul, NAFED, NCDC, and SCCF. And I think whatever support you need, we will be very happy to provide. I share my number with you. Okay, thank you. एक और आपको बताना चाहूँगा भाई साहब कि आपको अक्षय पास से बात करनी चाहिए इन कर्नाटका, क्योंकि जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि ऑथेंटिक ऑर्गेनिक वो लोग कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ पे। सर, मेरा नाम चंदन देव भल है और मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर, मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अच्छी पॉलिसी उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर रजनीश दुबे लेके आए हैं, जो कि एक इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन होगी। सर, मैं एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर, आपने 5 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रोविजन किया अपनी पॉलिसी में, 10% ऑफ द कैपिटल अमाउंट। हमारी जो पॉलिसी सेक्टोरल
है ये फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का ही से अलग हटके बनाई गई, क्योंकि मिल्क इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट और एक बेटर देने के पर्पज से बनाई गई है। सर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 35% सब्सिडी देती है 5 करोड़ तक। तो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर है वो पॉलिसी में सफर करेंगे, क्योंकि उनको सब्सिडी का अमाउंट मिलेगा इस पॉलिसी में एज कंपेयर टू फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे इंसेंटिव ज्यादा होना चाहिए सर। तो ये एक एनोमली है जो मैं आपके नोटिस में लाना और जिसको हम लोग को एड्रेस की जरूरत होगी सर। थैंक यू सर। आई थिंक वी कैन हैव ए लास्ट क्वेश्चन, फाइनल वन, बिकॉज हम लेट चल रहे हैं, एक और लेके हम खत्म करेंगे। हाँ जी सर नमस्कार, मेरा नाम संदीप अग्रवाल है फ्रॉम क्रीमी फूड्स लिमिटेड एंड उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं एंड ऑल्सो वी हैव 22 लाख लीटर्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर डे इन द स्टेट एंड टू टेल दैट वी आर द लार्जेस्ट मिल्क हैंडलर इन यूपी। आज का जो सेमिनार चल रहा है सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़े, यहाँ पर दूध कारोबार बढ़े और हम लोग सब एक बड़ी की पॉइंट पर नोट कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यूके के अंदर 10% प्रोसेसिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन, हमारा 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो हमें इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोसेसिंग सेक्टर में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। हम लोग गवर्नमेंट को पहले भी कई दफ़ा दी हैं, प्रेजेंटेशन दी हैं। एक बहुत बड़ा कारोबार हमारा देसी घी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम लोग दूध को देसी घी और मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। आज देसी घी के ऊपर 12% टैक्स है। 12% टैक्स इज सच अमाउंट की अगर आप 500 रुपये किलो को लगाते हैं, 60 रुपये किलो उसका टैक्स का अमाउंट आ रहा है, या रुपये प्रति टीन आता है। अगर हमारी गवर्नमेंट इस टैक्स को हमने बाहर का गवर्नमेंट से, एनडीटीबी से और अमूल से भी कहीं दी है, अगर इसको हम लोग 5% कर लें, डेयरी के अंदर मैक्सिमम कमोडिटी 5% टैक्स में है, अगर ये 5% कर दें तो जितना सेक्टर अनऑर्गेनाइज में जा रहा है सारा का सारा ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट होगा और आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। हर जिले में इतने प्लांट लगेंगे, आपको दूध की प्रोडक्शन के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये मैं 30 साल से डेयरी में जुड़ा हुआ हूँ, एक बहुत छोटा सा मैंने आपको दिया जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके नंबर चेंज हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक यू कैन टेक ओवर। सर वन क्वेश्चन प्लीज। अभी शॉर्ट ऑफ टाइम सर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहा, सर कैसे प्रोजेक्ट दे? अभी आप लोग देखे होंगे जितने लोग एप्लीकेशन सबमिट किया है, प्रोजेक्ट हुआ है। प्रोजेक्ट जैसे छोटा कोई गोट फार्मिंग या डेयरी फार्म या पोल्ट्री का, ब्रायलर पैरेंट्स के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मिल नहीं रहे, कैसे मिलेगा इसके बारे में बताइए। इसमें जो अभी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके पोर्टल पर ये डेयरी कैटल फीड कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जो आपने बताया पोल्ट्री है या इस तरह के कैटल के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल स्टॉक मिशन के हैं, उसके लिए अलग पोर्टल बना हुआ है। हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये आपके साथ में रहेंगे, आप फैसिलिटेट करते हैं। So thanks a lot. So with that, we'll thank the panel members for identifying opportunities in the dairy sector. With this, we'll go to the next speech. It's from our honor. So I would like to invite Shri Dharampal Singh, Honorable Minister of Livestock and Milk Development Department, Government of UP, to share his thoughts. Shri Dharampal Singh ji, Honorable Minister of Livestock and Milk Development Department, Government of UP, invite you to present your thoughts. I'm sorry, there is a slight change in the program because originally Honorable Minister of State, Government of India, Mr. Sanjeev Balian was to attend. Now it's a pleasure for me to introduce Honorable Shri Sanjay Nishad ji, Honorable Minister for Fisheries, Government of UP. मैं माननीय निषाद जी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर 2 शब्द कहें।
आज के इस ग्लोबल समिट में पधारे हमारे केंद्रीय पशुधन और मत्स्य मंत्री हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल जी, जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरीज के हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए हैं, माइनॉरिटीज के लिए हैं। आज के इस हमारे बीच में हमारे दो विभाग के प्रमुख सचिव जी, हमारे बीच में सेंट्रल के जो सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, सारे लोग मंच पर बैठे हुए और देश और दुनिया से दूसरे देशों से पधारे हमारे उद्योग बंधु हैं, जो इस क्षेत्र में अभी जो एनालिस्ट थे, जो आगे इस डेयरी सेक्टर में, एनिमल सेक्टर में और पोल्ट्री सेक्टर में या फिशरी सेक्टर में जिस भी सेक्टर में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं सभी मेहमानों का इस जो देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने, मैं उनको बधाई दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा उत्तर प्रदेश वासियों के तरफ से और उद्यमी बंधुओं के तरफ से भी, कि कल उन्होंने विशेष रूप से एग्रीकल्चर के सेक्टर में, डेयरी के सेक्टर में, एनिमल के सेक्टर में, फिशरी के सेक्टर में और व्यापार संभावना, व्यापार के ढेर सारे इस सेक्टर में विकास के लिए उन्होंने अपने उस भाषण को किया था। जिस सेक्टर के बारे में प्रधानमंत्री चिंता करते हो, जिस सेक्टर में प्रधानमंत्री खुद चर्चा करते हो, और मैं अपने अब ढेर सारी बातें हमारे एनिमल मंत्री हैं वो बताएंगे, मैं अपने फिश के क्षेत्र में बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पूरा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि में एग्रीकल्चर भी आता है, हमारा पशुपालन भी आता है और मेरा पोल्ट्री भी आता है और मेरा फिशरीज भी आता है। मैं अपने को उत्तर प्रदेश के लिए इतने कहूँगा आप लोगों से कि जो भी आप इन्वेस्टर हैं, मैं बधाई दूंगा, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के लिए माने बस 2-3 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं लंबा भाषण नहीं है, मैं खाली उत्तर प्रदेश अपनी फिशरी सेक्टर में बताऊं कि इसमें बहुत अपार संभावनाएं, क्योंकि इसमें आपको 18% आबादी समुदाय की जो इसके लिए मैन पावर आपको ही चाहिए। अभी पहली बार मत्स्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बना है, 85,000 लोग हमारे इस फिशरी सेक्टर में लोग काम करने के लिए आवेदन हैं। भारत सरकार ने इसके लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री ब्लू रेगुलेशन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो। हमारे इस क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले आपके मैन पावर होंगे, उन्हें फ्री ऑफ कास्ट बीमा की सुविधा हमारी केंद्र सरकार ने दी। मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार के अपने रूपाला जी को। आज इस क्षेत्र में आते हैं तो अगर महिला अगर उस सेक्टर में काम करती उद्यमी बन के, तो 60% सब्सिडी हमारे क्षेत्र में हमारे केंद्र सरकार ने दे रखा है। अभी फिर इस बजट में भी 6,000 करोड़ दिया है। आज के दिन में हमारे उत्तर प्रदेश में वेटलैंड बहुत अधिक है, हमारे पास झीलें बहुत है, रिजर्वायर हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग के बहुत पॉइंट्स है। हम खुद अपनी सरकार की तरफ से सारे उद्यमियों को जो क्षेत्र में आता है, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर आपको निश्चित रूप से अपने सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत फिशरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हम कानून बदलाव करके आप लोगों को दिलाने की क्षमता रखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय किया गया, हमें इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नदियां बहुत है, राप्ती है, गंगा है, जमुना है और बेतवा है, घाघरा है, सरजू है और नारायणी और सोन नदी है, जिनके नाम से हाल रखे हुए हैं तमाम जो हमारे वहाँ पर प्रेजेंटेशन के जो लगे हुए हैं। ऐसे इस नदियों को देखने के लिए आते हैं लोग। हमारे यहाँ कई टेक्नोलॉजी अभी ट्रेडिशनल फिशरी उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के लोग अभी मछली आंध्र प्रदेश से मंगाते हैं। हमारे लोगों को दूसरे प्रदेश में जाकर
करना पड़ता फिशिंग के क्षेत्र में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं। सबसे तो बड़ा काम है कि हमें उत्तर प्रदेश में जरूरत है। हमारे वहाँ कनेक्टिविटी की सुविधा हो गई। पहले मेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं थे, हमारे पास हाईवे नहीं थे, तो देर में हमारी मछली आती जाती थी। अगर यहाँ प्रोसेसिंग की सुविधा हो जाए तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं उस तरीके से आकर इस क्षेत्र में आते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी एक्सपोर्ट हो सकता है मछली का फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमारे यहाँ केज कल्चर, जलाशय में जलाशय है, हर शहरों में रोजगार के साधन में कम समय में 10 पैसे की मछली को हम 3 महीने में 3 रुपये बनाते हैं 90 दिन। इतना ग्रोथ किसी भी सेक्टर में नहीं हो सकता जितना फिशरी सेक्टर में हो सकता है। तो आज के दिन में हम कहीं इसको कर सकते हैं। हम आज के दिन में हमारे क्षेत्र से आने के लिए किसी मार्केट के लिए मार्केट हमारे पास जगह जगह उपलब्ध है, क्योंकि हमारे पास अभी क्योंकि भारत लंबे समय तक युद्ध लड़ता रहा, वार से जूझता रहा, तो आज कुपोषण की ज़्यादा था। कुपोषण में आप सहायता कर सकते हैं, हाईली प्रोटीन डाइट है, हमारे रोजगार के साधन दे सकते हैं, राजस्व की वृद्धि कर सकते हैं, हमारे यहाँ मार्केट की सुविधा है, हमारे सब कुछ सुविधा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज के दिन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था की है फिशरी सेक्टर में आगे। मैं सभी उद्योगवादियों से कहूँगा कि जिस तरीके से डेयरी में है, एनिमल में अगर पोल्ट्री आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिशरी सेक्टर भी इन्वेस्ट करिए। इसमें अपार संभावना है, जहाँ भी हम जरूरत होगी और सरकार की तरफ से मदद करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Mantri, Nishad ji. Dharampal Singh ji, Honorable Minister, will give us a special guest note right now. इंटर ग्लोबल समिट है, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय मंत्री जी, भारत सरकार मंच पर ही माननीय संजय जी, कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन, हमारे विभाग के एपीएस श्री डॉक्टर रजनीश जी, आयुक्त लाल जी, और उद्यमी में मंच पर ही डॉक्टर के रत्नम, मिस्टर मनीष शाह जो चेयरमैन है, मिस्टर जय अग्रवाल जी, मिस्टर संजय सिंगल जी और मिस्टर थॉमसन, सभी मेरे सामने उपस्थित आदरणीय उद्यमी बंधुओं, बहनों, गौ गंगा पिता माता भारत माता की पावन भूमि लखनऊ पर माननीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय देकर निवेशकों के बीच और विभाग के बीच उनका हमको मार्गदर्शन मिले। मैं कम समय में अपने उद्यमियों से अनुरोध करना चाहूँगा, जिस देश में जल जंगल जमीन हो, जिस प्रदेश में पानी की कोई कमी ना हो और जिस प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो, उर्वरक हो, मित्रों, उद्योग के लिए कुछ बात महत्वपूर्ण होती है पूंजी में निवेश करने के लिए। और मैंने जब उद्यमियों को सुना बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इन्होंने उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए कुछ काम किए हैं, उनमें 3 बात मुख्य है। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। अब आप पूंजी निवेश करने में उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई नहीं है, आपको अपहरण हो जाएगा इसकी चिंता
नहीं है, कोई फिरौती मांगेगा इसकी चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अत्युत्तम है, इसलिए आइए पूंजी निवेश करिए डेयरी उद्योग। मैं इसलिए आपको आमंत्रित करता हूं। और उद्योगों के लिए आने जाने के साधन चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में साधन उपलब्ध हैं। कनेक्टिविटी 3 प्रकार की हुई है, एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज। जेवर में हम एयरपोर्ट बनाकर पूरब से लेकर पश्चिम तक, से लेकर दक्षिण तक हम दुनिया के उद्यमियों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। और दुनिया के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश को, मित्रों, गांव राष्ट्र माता, हम जिस विषय पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं, गाय राष्ट्र की माता है। और सच कहा जाए तो गाय हमारी भाग्य विधाता है। इस डेयरी इंडस्ट्री में आप निवेश करिए, हम आपको माहौल देकर कर रहे हैं। आज इन बातों के साथ गोल्डन चांस है। यदि आप डेयरी उद्योग में पूंजी निवेश करेंगे, हम आपको 30 एकड़ जमीन फ्री देने का काम करेंगे। पेपर 30 एकड़ जमीन नक्शे पर देंगे और इस जमीन के साथ साथ हम 5000 देसी गाय फ्री देंगे आपको। 5000 देसी गाय। देसी गाय का दूध अमृत है, देसी गाय का द्रव्य है, इसलिए हम इसके साथ साथ देसी गाय का सेक्स सीमन के द्वारा उसकी दूध उत्पादनता बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें गिरी का सीमन और साहिवाल हम उत्तर प्रदेश में आपको आमंत्रित करते हैं। आइए उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट में पूंजी निवेश करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या बहुत अच्छी है, दूध की बहुतायत है। देश में, दुनिया में भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हम दूध में हमारे पास 1 करोड़ 90 लाख है, भैंस हमारे पास 3 करोड़ 20 लाख है, बकरी हमारे पास 1 करोड़ 44 लाख है, भेड़ हमारे पास 9 लाख 84 हजार है, सूकर हमारे पास 4 लाख 8 हजार है और कुक्कुट 2 करोड़ है। इस तरीके से प्रदेश में विकास में पशुपालन की अहम भूमिका है। किसान की आय दोगुनी हो, वो इसी विभाग से, इसी सेक्टर से की जा सकती है। तो मित्रों, हम इस परिकल्पना के साथ बोलने को मेरे पास बहुत है, माननीय मंत्री जी की भी फ्लाइट है। मैं आपको माध्यम से आज मंत्री होने नाते हमारा पशुपालन विभाग पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि उद्यमी उत्तर प्रदेश में आवे, पूंजी निवेश करें। हम उन पूंजी निवेश करने में मदद करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जैसे बातें आई थी कि कहाँ हम संपर्क करें, कोई समस्या आती है तो कैसे बतावें, वो सारा हमारे एशिया ने बता भी दिया है। और इसके साथ साथ और इसमें मैं अभी MOU साइन हुए और इस MOU में 5 करोड़ 20 लाख पशुओं पर 10,000 MOU साइन हुए हैं। और जो 30 करोड़ लागत के हुए, 30 करोड़ की पूंजी निवेश दुग्ध उत्पादन होने की संभावना है। मैं 30,000 करोड़ का है। हम जब उत्तर प्रदेश से बाहर कनाडा गया था, टोरंटो, मोरियर, वैंकूवर, अमेरिका, लॉस एंजल्स, दुनिया के देश में गाय पलते हैं, भैंसे नहीं पलती। गाय का ही योगदान है। तो इसलिए तो मैं पुनः समय में मैंने जो भाषण मुझे लिख दिया गया है, इसे इसलिए नहीं छुआ। इसमें डेयरी सेक्टर में 1051 MOU साइन हो गए और MOU की कुल धनराशि 61,115 करोड़ अभी MOU की धनराशि हो गई है। और जिस तरह से यहाँ अभी माननीय हमारे भारत सरकार के मंत्री, क्योंकि मैं अपना बात जल्दी इसलिए समझ रहा हूँ कि माननीय मंत्री की फिलहाल मित्रों हम फिर मिले और अभी फिर संवाद
आपसे करेंगे, हम अपना भाषण आपको सुनाएंगे। हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं उद्योग को देने के लिए, जिसको हमने खोला नहीं है। अपने मंत्री जी को सुनने के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप में ऐसा वातावरण, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बनी हैं, इसलिए आप आइए उत्तर प्रदेश, डेयरी डेवलपमेंट में करिए पूंजी निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. for your encouraging statement of investing in UP. Now, next we have the address by Chief Guest, Shri Purshotam Rupala, Honorable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Government of India. Request him to share his thoughts on UP dairy and animal husbandry. नमस्कार, राम राम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर में आप सबके मंच पर विराजमान मेरे दोनों मंत्री महोदय धर्मपाल सिंह जी और निषाद जी और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, अरे प्रताप सिंह जी साहब पधारिए, आप उधर बैठिए, आइए आइए। उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता एवं मंत्री सूर्य प्रताप साहिब आप पधारे हैं, तो आपका स्वागत है। मैं सूर्य प्रताप जी का इसलिए स्वागत भी करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे दिग्गज नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में उन्होंने भारत सरकार को, राज्य को और राष्ट्र को बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। यहाँ हमारे एनडीडीबी के चेयरमैन, प्राइवेट प्लेयर्स और भी कीनोट एड्रेस करने वाले और पैनलिस्ट लोगों ने बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने रख दिया है। अब वही मैं भी फिर से बोलूँगा तो आप सब लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं आपको एक दो चीज़ों की और आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा भारत सरकार के पशुपालन फिशरी मिनिस्टर के नाते। पशुपालन भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। यहाँ तो ये गोकुल मथुरा की नगरी है ना, यहाँ से तो दुनिया को संदेश दिया गया था, गाय का पालन करो, मैं आपका पालन करूंगा। दुनिया में किसी भी सिस्टम में ये नहीं कहा गया है कि मैं आपकी गारंटी लेता हूं। वो अकेला कृष्ण महाराज है जिन्होंने कहा है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। ऐसा कहने वाला अकेला श्री कृष्ण है। ये तो इसकी भूमि है। तो यहाँ से गाय की बात करने का सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद भी देना है और साधुवाद भी देना है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टर समिट में बात करनी होती है, तो प्रमुख बातें जैसे हमारे मंत्री महोदय बता रहे थे धर्मपाल सिंह जी की इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, कनेक्टिविटी है, ये सभी सारी चीजें होती हैं तभी ही इन्हें इन्वेस्टर आते हैं, वरना तो इन्वेस्टर दूर से दे भी चले जा सकते हैं। इन्वेस्टर जो लोग होते हैं उनको सारी चीजों का आने से पहले पता होता है।
वो नाप तोल के आते हैं, मगर विकास की, डेवलपमेंट की प्रथम शर्त होती है कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना। लॉ एंड ऑर्डर जिस राज्य में ठीक होता है वहीं ही इन्वेस्टर आते हैं। मैं योगी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने का जो इनकी सरकार ने काम किया है, इसके चलते आज देश में, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बहुत ही वो धन्यवाद के अधिकारी हैं और राज्यों को इसी तर्ज पे काम करने के लिए वो प्रेरणा का स्रोत भारत में बने हैं। सो कानूनी व्यवस्था, जहां कानून का राज होता है, वहां इन्वेस्ट करने वाले को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, तो वो उन्होंने कर दिया है। उसी के बाद यहाँ की जो ज्योग्राफी है, पानी, गंगा मैया जहां बहती हो, उस मुल्क में क्या नहीं हो सकता। मैं पढ़ता था तब एक पाठ में एक लिटी आती, गुजराती में थी, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसमें आता था, लोक माता गंगा करके पाठ था, उसमें लिखा हुआ था कि गंगा ने अगर कुछ भी नहीं किया होता, लिखा तो उसमें गुजराती था, मेरा हिंदी जैसा है, मैं कोशिश करता हूं गुजराती में पहले बोल दूं। गंगा ने काई न कर्યું હોત અને એકલા ભીષ્મ જન્મ આપ્યો તો એના માટે પણ ગંગાને લોક માતા કહેવાનો અધિકાર હતો। गंगा ने कुछ भी नहीं किया होता, अकेले एक भीष्म को जन्म देने के लिए वो लोक माता कहने की अधिकारी नहीं है। ऐसी गंगा जहां बहती है, उस प्रदेश में विकास और संपन्नता, सौभाग्य की बात करना, वो तो बड़ी गौरव की बात होती है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना आज की इस सभा के लिए, योगी जी को और एक चीज के लिए भी बधाई देनी है। मेरे जो दोनों सेनापति लगाए हैं, धर्मपाल सिंह जी और निषाद जी, धर्म और संजय गीता के प्रथम श्लोक के दोनों शब्द है। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाश्च पांडवाः किं कुर्वन्ति संजय, पहला श्लोक है। सो धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है वो जानकारी देने के लिए संजय को चुना है, धर्म क्षेत्र को चलाने के लिए धर्मपाल जी को लगाए। योगी जी को मैं जरूर बधाई देना चाहूंगा कि मेरे दोनों सेनापति बहुत ही सज्जता से इस क्षेत्र को न्याय दे रहे हैं, इसीलिए भी मुझे इनको बधाई देनी है। क्योंकि यहाँ जिक्र भी हुआ था कि ये जैसे अपना एलएस आया था और बड़ा कहर मचा हुआ था पूरे देश में, उस समय मुझे इंडिविजुअल बहुत बड़ी चिंता थी। उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में अगर ये फैल गया तो बहुत भारी नुकसान हमारे लाइफ स्टॉक को हो सकता है, राज्य को भी हो सकता है, देश को भी हो सकता है। और जैसे ही मैंने यहाँ की सरकार को, यहाँ के सेक्रेटरी दुबे जी से भी मेरी बात पसंद भी हुई थी, मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी, और हमने इनको ऐसा बताया था कि ये जहां से ये फैल रहा था, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा ऐसे आ रहा था, उसी प्रकार का वायरल था, तो उसी हिसाब से दिशा का पता लग रहा था, और वहीं से फिर यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाने की संभावना हो गई थी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी प्रेजेंस आ गई थी। तो बड़ी गंभीरता से जब मैंने इन लोगों से बात किया, तभी उन लोगों ने इस प्रकार की एक हाईवे बनती है, वे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हाईवे बनाकर 10 किलोमीटर के स्टेज पर वैक्सीनेशन कर दिया, ताकि उधर से इधर आने का रास्ता ही बंद हो गया। और इसको मैं कोरोना के समय में हमारे देश के कोरोना योद्धाओं का इस प्रकार से सम्मान हुआ था, और आज भी जिनकी बात पूरी दुनिया में चल रही है कि कोरोना मैनेजमेंट भारत में जिस प्रकार से अच्छी तरह से किया गया, उसका आज वहां पूरा विश्व मानता है। मैं एलएसडी के लंपी स्किन डिसीज के मैनेजमेंट में वो स्टेटस
उत्तर प्रदेश के इस अपने सभी वेटरनरियनों को और आपके पशुपालन विभाग को देना चाहता हूं और उसके लिए इनको बधाई भी देना चाहता हूं। तो इस प्रकार के कर्मयोगियों की टीम जहां पे हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा समर्थ सेनापति जब देश को नेतृत्व दे रहा हो, तो पशुपालन के क्षेत्र में हमारे मोदी साहब ने दो बड़े फैसले लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद। एक कोरोना वैक्सीन जैसे जिक्र हुआ ना, जिसका पूरी दुनिया में आज जिक्र हो रहा है। मुझे इस मंच से आप सभी लोगों के साथ बड़े गर्व से शेयर करना है कि कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त देने के निर्णय करने से 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे पशुओं को वैक्सीन करने का निर्णय ले लिया था और उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन करके देश के पशुधन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कवच देने का काम आजादी के बाद पहली बार हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पशुपालकों को मिल रहा है। दूसरा जिक्र हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी लोगों ने कहा है कि मार्च में ही वो एम्बुलेंस यहां लॉन्च करने वाले हैं। 500 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में चलेगी। मगर मैं आपको बता दूं, हमारे लिए तो एम्बुलेंस आ गई थी, आदमियों के लिए, नागरिकों के लिए बड़ा अच्छा लगता था। हम सबको 108 डायल करो, एम्बुलेंस आ जाती। पशुपालक पशु कहीं इंटीरियर में बीमार हो जाए, उनके लिए किसी सोचा नहीं था। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में भारत सरकार के कच्चे मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का निर्णय किया। और आज इस मंच से इस मीट में मुझे बताना है कि उत्तर प्रदेश के लिए 500 वेटरनरी यूनिट हमने मंजूर करके रखे हैं और ये मार्च में लोगों के लिए काम में आ जाए, शुरू हो जाएगा इसका काम। ये निर्णय ऐसे थे और इनके साथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे हमारे एनडीडीबी के चेयरमैन बता रहे थे कि कई योजनाएं ब्रीडिंग के लिए जो चल रही हैं और यहाँ जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें चेंज का प्रश्न आता कि यहाँ लॉजिस्टिक की समस्या है, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी बताए जाते थे। मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा इन चैलेंजेस को। इन्वेस्टर्स मीट में बैठे हुए लोगों के लिए तो ये चैलेंजेस है, वही तो चांस है करने का, वही तो इन्वेस्टमेंट का एरिया है। जो चैलेंज है उसको सॉल्व करो, आपका काम समाप्त हो जाएगा। वो अच्छी चैलेंज है, उसको उठा के सॉल्व कर देना, वो बिजनेसमैन का काम है। उस दिशा में कर सकते हो। जितनी भी चैलेंजेस हैं वही अपॉर्चुनिटी है और उसी का आप सब कॉग्निजेंस लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्ट करने में यहाँ मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, संजय जी ने इक्वेशन लगा दिया। 10 पैसे का इन्वेस्टमेंट करो, 90 दिन के बाद वो 30 रुपया हो जाता है, 3 रुपया हो जाता है। 10 पैसे से 3 रुपया 90 दिन में, मतलब 30 गुना। और देखो इतना सरल आदमी इतनी अच्छी इकोनॉमी की पकड़ कहां से लेके आया। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। यहाँ एक जिक्र हुआ, इस पर मैं और थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा और इन्वेस्टर के लिए 1-2 चीज बता दूं। ये जैसे एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये जो बड़े निर्णय हुए, इससे हमारे पशुपालन विभाग की और पशुपालकों की, पशुओं की स्थिति में आमूल परिवर्तन करने का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे दिया, ऐसे फिशरी सेक्टर के लिए सुप्रताप शाही जी, आप तो बहुत पुराने हमारे व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, सरकार के साथ जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए आपको भी ये जान के बड़ी अजूबी होगी। आजादी से लेकर 47 से लेकर 14 तक, 2014 तक जब नरेंद्र मोदी जी ने चार्ज लिया, तब तक फिशरी सेक्टर का कुल
3,680 करोड़, 3,680 करोड़ 47 से 14, वहां तक का टोटल खर्चा भारत सरकार के टोटल बजट 3,680 करोड़ रुपए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिशरी सेक्टर, उसका एरिया, उन सभी का महत्व ध्यान में रखते हुए इसका मंत्रालय अलग बना दिया। मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना लगाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली योजना का वॉल्यूम 20,000 करोड़ रुपया एक साल के लिए। 20,000 करोड़ की एक योजना, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 8,000 करोड़ का और फंड भी क्रिएट कर दिया गया। 30,000 करोड़ रुपया एक साल, 3,000 करोड़ रुपया 47 से 14 तक। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी फोकस इस प्रकार से एरिया के लिए है। वो बात मैं बताते हुए मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र में आप जितना टेक्नोलॉजी, दोनों क्षेत्र में, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज में, हमारी जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी उसको हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस की ओर ले जाने के लिए भारत सरकार की सारी योजनाएं हैं। उसी के लिए आप लोगों में ये देखना है, पशुपालन तो हो ही रहा था, यहाँ तो कन्हैया ने चली है, अभी हम भी करा रहे हैं, मगर अभी उसी सिस्टम से नहीं कराने का। अभी हमें इनको वैल्यूएशन के रूप में कैसे ले जाते हैं, ब्रीडिंग, उसका इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। हमारी एवरेज जो है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला है, इसके लिए इनको बधाई। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न करने वाला देश है, इसके लिए भारत को बधाई। मगर हमारी इंडिविजुअल उत्पादकता जो है वो दुनिया के अंदर में बहुत अभी भी पीछे है, वो यहां भी लागू होता है। इसको अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी है। अब उस टेक्नोलॉजी में आप लोग कुछ ऐसा मॉडल ढूंढ के लाइए, उस मॉडल को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट। हमें 20 लीटर वाली गाय ये चाहिए, अभी 2-2.5 लीटर वाली का जमाना है। और मैं ये बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि ने सब भी पूछा था, जो दूध का कौन सी प्रोडक्ट वो बोल रहे थे, ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक बहुत बड़ा ये शब्द नया डेवलप हो गया है कोरोना के बाद। कोरोना के पहले तो 2 ही चीज चली थी, वेज नॉन वेज। अब नया निकल गया है, वेज में ऑर्गेनिक है क्या। और उसी में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट ईयर बनाने के लिए दुनिया वालों को मना लिया। तो अब बाजरा इंटरनेशनल जाएगा, ज्वार इंटरनेशनल जाएगी, आपकी रागी इंटरनेशनल जाएगी, और ये सारी चीजों का मार्केटिंग इंटरनेशनल होने वाला है। और वो फोडर के साथ जुड़ा हुआ मसला है, अपनी फोडर है वो। सो फोड की मैं 20-25 साल पहले का आपको स्मरण कराना चाहूं। हम कोई मानते थे कि बॉटल में पानी मिलता होगा, कोई बेचेगा, ऐसी बात कोई मंच से कोई करेगा तो 25 साल पहले कोई सुना था पानी ये तो पिलाने का पुण्य का काम होता था, उसके प्यास लगते थे और लोग ऐसे ही पिलाते थे मुफ्त में, और वही लोगों का चलता था। कभी किसी को पता नहीं था कि अभी बॉटल के बिना चलेगा ही नहीं, वो गया ना 100% कन्वर्ट हो गया। ऐसे अभी भी हमारे पशु चारा की यही स्थिति। अभी हमारे बॉर्डर के बारे में हमने सोचा नहीं है, वो भी पैकिंग में आ जाएगा, पशु का चारा भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में उनके भी पैक मटेरियल ये आपको मिलने वाले हैं, बेचने वाले, खिलाने वाले मिलेंगे, आने वाले मिलेंगे। उसमें बहुत वैरायटी है। अभी जो सगर्भा पशु है उनके लिए अलग फोडर चाहिए, जो दुधारू पशु है उनके लिए अलग चाहिए, जो बिन दुधारू है उनके लिए अलग चाहिए। ऐसी इसमें क्वांटिटियां आ गई है और वो सारा इन्वेस्टमेंट का एरिया है। और मैं आपको बता दूं कि एक और पराली जलाई जा रही है और एक और फोडर की कमी है। इन दोनों का संयोजन करना इन्वेस्ट का काम है। वो आइडिया है, उसको कैसे कन्वर्ट करा दे, पराली
को किसी साथ मिला के, ऐसी जो भी आपके मन में जितने भी आइडिया होंगे वो सारे इन्वेस्ट करने योग्य हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां योगी जी जैसे एक समर्थ नेता के रूप में सरकार चल रही हो, मुखिया के रूप में वो पूरे यूपी को देश का ग्रोथ इंजन, नए भारत का नए ग्रोथ के स्वरूप में इंजन बनाने के भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे अवसर पर ये इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और आप ऐसे अवसर पर मिल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 20 आर्थिक ताकत जो है G20 के सारे नेता अभी भारत में हैं, अभी यही है, अभी देश में घूम रहे हैं, अभी वो पूरे देश को देख रहे हैं। अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सारे मुखिया ये भारत में रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ऐसे अवसर पर हम मिल रहे हैं, ऐसे अवसर पर हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो एक तरफ से दुनिया भारत की ओर देख रही है, वो नजरिया बदल गया है मोदी जी, भारत की ओर दुनिया देख रही है, भारत क्या करेगा, अब दुनिया में ऐसे इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे करें, ये बात बाहर चल रही है, वो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। सो हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है, ऐसे मौके पर ये समिट हो रहा है। इस सफलता की मैं कामना करता हूं, आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं, आपको भरोसा दे रहा हूं कि जिस प्रकार से स्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, एक तो स्थिरता होनी चाहिए। बहुत लंबे अरसे बाद, ये मेरे को पॉलिटिकल मंच नहीं है इसलिए मुझे पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन भी नहीं करने हैं, मगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दोबारा सरकार का आना वो राजकीय स्थिरता की ओर का लोगों मानस दिखा, और जिसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कानून की व्यवस्था की ओर जिस प्रकार सरकार का रवैया रहा है, ये निवेशकारों के लिए उत्तम व्यवस्था है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का आभारी हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण स्तर पर मुझे यहाँ बुलाया और मेरे बात रखने का भी मुझे अवसर मिला। आपकी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार को भारत की सरकार मदद करने के लिए तैयार है। वही शब्दों के साथ में पुनश्च आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। खूब धन्यवाद श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। सर एम के जहाँ जहाँ गुजराती वसे आपको भारत वसे। माननीय रूपाला जी की अनुमति से आप लोग सब बैठे रहेंगे, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं तो जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। तो इस कल्याण की योजना में 3 बातें बहुत आवश्यक हैं, फिर बताता हूँ। उन 3 बातें, यहाँ तीनों का महाकुंभ है। नंबर 1 एरिस्टोक्रेट, में आप उद्यमी लोग हैं। नंबर 2 ब्यूरोक्रेट, जिसमें हमारा प्रशासन आपको सहयोग करेगा। नंबर 3 टेक्नोक्रेट, जिसको माननीय रूपाला जी ने अभी स्थापित किया। तो इस महाकुंभ में एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट तीनों मिलकर पूंजी निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से दर कदम गति होगी। मैं अपनी बात अब प्रारंभ करता हूं। मित्रों, प्रदेश के विकास में पशुपालन की अहम भूमिका है और कृषि सेक्टर का पशुपालन महत्वपूर्ण भाग है। यदि खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। प्रदेश में मिश्रित खेती हेतु पशुपालन एक महत्वपूर्ण अंग है। लगभग 85% पशुपालन लघु सीमांत एवं भूमिहीन पशुपालकों द्वारा किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को पशुपालन विभाग के 2234 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केंद्र, 267 दास श्रेणी के पशु औषधालय द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर साकार कर रहे हैं। यही कारण था कि हम LSD पर पूरे दुनिया
त्राहि मची थी। रुपाला जी के निर्देश पर एक दीवार बनाकर हमारे विभागीय अधिकारियों ने सहयोग करके उत्तर प्रदेश को एलएसडी से मुक्त करने का काम किया। यह हमारे पशुपालन विभाग की बहुत बड़ी विशेषता है। मित्रों, वर्तमान में लगभग 5,531 पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा पशु संरक्षण, संवर्धन, प्रजनन एवं रोग नियंत्रण के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पशुपालन प्रदेश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 8% का योगदान दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की शीर्ष परिकल्पना के अनुसार प्रदेश में निराश्रित बेसहारा गौवंश के संरक्षण हेतु पशुपालन विभाग सतत कार्यरत है। निर्यात गौवंश की समस्या से मुख्य वर्तमान में कुल 6,570 गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से लगभग 10.5 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित किए गए हैं। अब मार्च तक हम निराश्रित गौवंश को किसानों के खेतों में और सड़कों पर चलने से रोकने में सफल होंगे और उन्हें यथास्थान आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, में भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निराश्रित गौवंश जन सहायता योजना के अंतर्गत इच्छुक पशुपालकों को गौवंश पालन के लिए भरण पोषण हेतु 900 रुपये प्रतिमाह गौवंश की दर से भरण पोषण के लिए दिया जा रहा है। ये कुपोषण से लोग शिकार हैं। इस गाय का दूध अमृत है। यदि कुपोषण वाले परिवार को 1 लीटर ही देसी गाय का दूध मिल गया तो उसकी कुपोषणता दूर होगी। ये माना जाएगा उसको अमृत का वरदान मिला। मात्र 1 लाख से अधिक पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। प्रदेश में वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है, जिसमें 90% से अधिक मादा संतति हो रही है। अब हम सीमन के द्वारा देते हैं तो अब बछिया ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा नहीं होगा। और जो बछड़ा वायदी में 10% हो जाएगा तो बधिया के द्वारा उसको ठीक करने का काम करेंगे ताकि ये समस्या प्रदेश के किसानों को और जनता के सामने न पावे। मित्रों, कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ 5,250 मेरी अस्पताल के द्वार पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे माननीय रूपाला जी भी निर्देशित किया है। 520 मोबाइल वेटरनिटी वैन जो 1862 नंबर डायल करेंगे, एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर, एक ड्राइवर तत्काल 1 घंटे में हम किसान के पशुपाल के दरवाजे पर पहुंचा का काम करेंगे। ये अभिनव प्रयोग माननीय रूपाला जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को कृपा के पात्र के रूप में प्राप्त हुआ है किसान और पशुपालकों। मित्रों, कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता से बकरियों में भी कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर विकसित तकनीक के आलोक के विभाग में भ्रूण प्रत्यारोपण एवं परखनली शिशु के माध्यम से पशुओं में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में गाय के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। हम बकरी पालन में 50% का अनुदान है, मुर्गी पालन में इसमें लाए हैं, इसमें भी काफी पूंजी निवेश किया जाता है। धर्मपाल जी, 1 सेकंड, एक विषय गया था, आपको मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप मैंने रोका। नहीं, मेरे विषय में जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मनीष जी हमारे एनडीडी के चेयरमैन ने एक उल्लेख किया था कि सिर्फ हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, मिल्क के बारे में ही सुनते हैं, मगर गोबर के बारे में भी सुनने का समय आ गया है। और वो भी एक इन्वेस्टमेंट का एक एरिया खुल रहा है। उसी में आज ही मैंने यहाँ देखा सही सा गोबर पेंट बनने वाली एक महिला, उन्होंने गोबर पेंट का डिब्बा मुझे दिखाया और मुझे बताया कि 1 किलोग्राम गोबर से 1 लीटर से ज्यादा पेंट बन सकता है। गाय
गोबर से बनाया हुआ गोबर पेंट वो बनाने वाला है जनपद बदायूं का रहने वाले थे शिव पार्वती स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा बहन रूबी देवी। वो यहाँ उनका ये मैंने देखा। मैं आप सबके बीच में एक विषय रखना चाहता था। उस समय मैंने जेब में चिट्ठी भी रखी थी। ये पेंट जो बनेगा गाय के गोबर से, तो ये बात हमारे संज्ञान में होनी चाहिए कि पेंट जो हम लगाते हैं वो हमें सुशोभन के लिए हम लगा रहे हैं, मगर गाय के गोबर से अगर पेंट बनेगा तो वो पेंट नहीं सिर्फ हमारी सुशोभा के लिए लगेगा मगर हमारी सुरक्षा के लिए भी लगेगा। उस पेंट में कोई जीव जंतु रह ही नहीं सकता है, पलप ही नहीं सकता है, क्योंकि गोबर में स्वयं में ये ताकत है कि वो हमारा रोपा लगाने की हमारी परंपरा हमारे पुरखों ने दी थी। गाय हमारे घर को पवित्र करना है तो गाय के गोबर से हम पोंछते हैं तो अपने आप में पवित्र हो जाता था। वो गाय का गोबर आप सबकी जानकारी रहे, गोबर मतलब मल है। मल और मूत्र किसी का भी पवित्र होता नहीं है। अंडरलाइन, किसी के नीचे 3 अंडरलाइन, कोई भी लिख सकते हो। किसी का पवित्र नहीं है। पूरी सृष्टि में अकेली हमारी गौ माता ऐसी है जो इंडिजिनस काउ है, उनका मल और मूत्र पवित्र है। अगर उसी से पेंट बनाया गया, वो पेंट आपके घर की शोभा ही बढ़ाएगा, इतना नहीं आपके घर को सुरक्षा का कवच भी देगा। इसका इसी एंगल से अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सबसे आगे चलने वाला पेंट बनेगा। ये बात मुझे आपसे करनी थी और रूबी देवी को बधाई देनी थी। धन्यवाद माननीय रूपाला जी। मित्रों, भारत सरकार के सहयोग से चला रहे विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के पशुओं को खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेला एवं गलाघोटू बीमारी से बचाव हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 75 लाख टीकाकरण हम फ्री कर रहे हैं। मुर्रा भैंस का टीका फ्री दे रहे हैं किसान को, पशुपालकों को। मुर्रा भैंस दिन में 20 किलो दूध देती है, 10 किलो सुबह, 10 किलो शाम। मुर्रा भैंस का दूध गुणवत्ता युक्त होता है। अभी मैं कनाडा गया था, मैंने देखा बहुत टेक्निकल ढंग से वो हम उत्तर प्रदेश में भी उसको तकनीकी माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ एक गाय 60 किलो दूध देती है, 3 बार दूध जाती है, सुबह, दोपहर, शाम, सीधा दूध से टैंक में पहुंच रहा है। वो टेक्निकल हमने आपके लिए वो बात बताई थी, हम इसको जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। मित्रों, इस तरीके से सघन टीकाकरण चलाकर हम पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पशुपालन क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा एक बेहतर वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा रहा है। मैं निवेशकों को आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, कुक्कुट, पशुजनन, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार के क्षेत्र में निर्भीक होकर निवेश करें। उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद। अभी जब संवाद होगा, माननीय रूपाला जी ने संज्ञान लिया है, अभी हम बैठेंगे। माननीय रूपाला जी ने अनुमति दे दी है, मैं उनको एयरपोर्ट पहुंचाने नहीं जाऊंगा, हमारे मित्र संजय निषाद जी जाएंगे। तो हम आपकी समस्या का निराकरण भी करेंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे भी, जो हल करनी होगी तत्काल हल करेंगे और योजना बनाकर आपको सुविधा पहुंचाकर पूंजी निवेश करने में हमारी सरकार आपको सहयोग प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जी, बहुत धन्यवाद सिंह जी। और बाद में एक संवाद का एक सेशन है जो हमारे है, उनके साथ हमारे मंत्री जी बैठेंगे और 1-on-1 बात कर पाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड जो हम देना चाहेंगे, हम सम्मानित करना चाहेंगे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी को विनती करूंगी कि श्री धर्मपाल सिंह जी को शॉल पहना के इनका सम्मान करें।
जोरदार तालियां हो जाए इनको मोमेंटो और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ आए हैं और ये एक छोटा सा तोहफा हमारी ओर से एक मोमेंटो अभी गिफ्ट करना चाहेंगे। सर एक मोमेंटो है, एक मिनट सर। अब जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ही खूबसूरत सा सेशन रहा है और आई एम श्योर अब मैं एक बात आप सबको बताना चाहूँगी। 31,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं डेयरी में और 5,000 करोड़ के MOU साइन हुए एनिमल हस्बेंड्री में। तो टोटल 36,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और आगे भी और बात चल रही है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे उत्तर प्रदेश जो एक नई ऊंचाई की ओर चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी कृष्ण और गौ माता के साथ बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति भेंट कर रहे हैं और मैं विनती करूंगी अब डॉक्टर रजनीश दुबे जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हस्बैंडरी फिशरीज एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टू ऑनर डॉक्टर सूर्य प्रताप शाही जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब मैं करूंगी श्री शशि भूषण लाल सुशील जी, मिल्क कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट ऑफ यूपी, टू काइंडली ऑनर श्री संजय कुमार निषाद जी। मैं उससे पहले धर्मपाल सिंह जी को आप ऑनर करें। श्री शशि जी को मैं विनती करूंगी श्री धर्मपाल सिंह जी को ऑनर करें। श्री धर्मपाल सिंह जी, फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत ही खूबसूरत सी कृष्ण जी की मूर्ति। अब मैं विनती करूंगी श्री कुणाल to be on gearing for startup revolution in Uttar Pradesh. This big opportunity in UP. So, re-inviting on the dais Shri Rajiv Sekri, the Honorable Minister of State for Electronics and IT. Ladies and gentlemen, आप मॉडरेटर को मैं बता। Yes, he's standing there. All right, ladies and gentlemen, जो सामने की तरफ लोग खड़े हैं प्लीज जाएं। जो स्टेज के सामने खड़े हैं आप प्लीज सब बैठें। Ladies and gentlemen, we are about to begin and may I please request the session moderator, partner and center leader, Ernst & Young LLP, Shri Sriram Iyer, to kindly please take over the deliberation of this session, welcoming the moderator on the dais. Over to you. Hi, very good afternoon to all of you. Honorable Sir, Honorable Minister Sir, delegates from the Uttar Pradesh government, my dear friends on the stage, and dear audience. It is a very delightful situation that that we are sitting in this auditorium and we are talking about prosperity and prosperity as a medium, like such things. I'll just take a small example. अगर मैं बात करूं आप सब लोगों से कि अगर हम किसी फॉरेन में किसी भी देश को देखें और अगर उस किसी भी देश में अगर हम देखें कि कोई इंसान अगर ड्राइवर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, अगर वो साल में 11 महीने 12 महीने ईमानदारी से पूरी मेहनत से शिद्दत से काम करे, उसके बाद इंडिया आ सकता है घूमने लिए। वो यहाँ पे आज होटल में सकता है, अपने पूरी परिवार को दिखा सकता है कि भाई भारत कितना सुंदर है। पर अगर मैं सेम बात करूं हमारे भारत में, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो जिंदगी भर, मैं ये कहूँ 12 महीने पूरे 10, 20, 25 साल भी काम कर लें, वो कभी नहीं सोच सकते कि अरे क्या हमारे यहाँ से बच्चों को जा सकते हैं, उन्हें प्रेस मेफिल टावर दिखा दें, उन्हें हाइडलबर्ग घुमा दें या दुनिया किसी और जगह पर ले लें, क्योंकि हम लोग कभी स्टार्टअप्स को इस तरीके से सोचा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि भगवान की कृपा है कि मैं इतने अच्छे प्रधानमंत्री में हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसा सिस्टम आना है
जैसे हर में स्टार्टअप, और स्टार्टअप वो माध्यम है जिसके चलते भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी आएगी, ताकि हम एक बार फिर से कह सके कि हम सिर्फ विश्व को ही नहीं है, हमें वो ताकत है कि जो बता सके हम विश्व को किस तरफ ले जा सकें। तो आज ये बहुत सुंदर लगा है हम सब लोगों को कि यहाँ पे माननीय राजीव जी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सर आप पहले आके हमें कुछ शब्द हमें स्टार्टअप्स के बारे में बोल दें और फिर हम उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। माननीय योगेंद्र जी, अजीत पाल जी और बाकी मंच में विराजमान बाकी सब को और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पहले बोल रहा हूँ कि मुझे निकलना है, फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस ऑफ स्पीकर्स। आई एम ग्रेटफुल दैट द ऑर्गेनाइजर्स and SHRI here has helped me do this. When we talk about startups, and there's something very defining about New India and the vision of New India that the Honorable Prime Minister laid out, and startups. तो मैं जब भी कॉलेजेस में जाता हूँ, युवाओं के साथ मिलता हूँ और संवाद करता हूँ और मैं ये नए इंडिया के बारे में बात करता हूँ, कि ये न्यू इंडिया क्या चीज है, क्योंकि जो मिलेनियल्स हैं, जेन ज़ीज हैं, दे आर ऑल people who are born in this new India and they know very little about the old India. And the best way to explain the startup phenomenon and the importance of startups, indeed, how startups are defining new India, is to explain what old India was. For many of us, and I notice some people with grey hair in the audience, and I see some people here with some grey hair or no hair. The opportunities we had when we got out of college, we got out of school, were very limited and were very fine. You invariably got out of college, you look for a job in government, you look for a job in one of the few private companies, the Tatas, the Birlas, or you, if your parents could afford it, you went out and studied, looked for a future elsewhere outside the country. और ये मोटा मोटा ये 30-40 साल का ये एक नैरेटिव था युवाओं के सामने। और दूसरा एक तरह से रियलिटी था ओल्ड इंडिया में कि अगर आप में एनर्जी हो, डिटर्मिनेशन हो, आइडियाज भी हो, you were in a sense limited to the capital that you could raise. And as recently as 2011, I raised this issue in Parliament. I presented a document in Parliament that the 98% of the banking system of India's net worth had been cornered by 10 groups in India. So even if you had an idea, you were a young Indian with a lot of energy, the odds that you could raise the capital to realize your dream, build a company, were limited. Fast forward to now. This is a country that is now creating innovation, that has created a generation of confident Indians that are building innovations not just for India, for the community, but for the world. Over 80,000 startups have been built out, raised capital, of which 109 have become unicorns. And in a lot of ways, this democratization of opportunity, democratization of capital, represents New India more than any other single big transformation in the last 9 years. And so startups are not just about empowering young Indians, it is also about a deep transformational economic change where the economy that used to be concentrated around a few groups or a few companies have now largely diversified, and economic activity and wealth and opportunities are being created. Wealth, opportunity and jobs are being created by companies that are first generation companies being started by people with no pedigree of business, no famous father, no
reliability, capability, and innovation. That is the importance of startups. And for a country like India, for a state like Uttar Pradesh, innovation and the startups that represent and are spearheading the innovation are an extremely important part, are a defining part of the nature of our economic pie, the nature of our economic growth in today's time and in coming years. The areas today's represent challenges, opportunities for our startups. A few years ago, there was, like I said, there were no startups, or there were very few startups. The fact that after 2014, the internet penetration in our country has reached 800 million or 83 crores, and we are on our way to becoming the largest connected nation in the world with 1.2 billion 120 crores in 2025, makes everything around the internet an exciting opportunity, because the scale, the size, the diversity of the internet that is represented in India is not available anywhere in the world. So the internet itself represents, and you have seen the 109 unicorns, whether they're D2C, e-commerce, India Stack, Linked, Fintech, they represent a very big piece of the startup ecosystem, and that will continue to grow and expand. Let me share with you what are the other emerging areas of startups, opportunities, and investment that will rival and equal and create as much opportunity and wealth as what we have seen last 2 years, 3 years in the internet space. The next area that I point to you is AI and the entire data economy space. In the recent budget, the Honorable Prime Minister has referred to the National Data Governance Framework Policy, 3 centers of excellence for AI, and the India Data Sets Program, which will be the biggest collection, the most diverse collection of anonymized data sets system can have access to. So you can safely assume, and as you can see already with Microsoft and ChatGPT, the AI is going to be the next big area for startups and innovation. And I actually refer to AI as the kinetic enabler of our digital economy. So that is AI. There are 2 more areas that are very exciting in the near term, which is microelectronics and semiconductor design. The Government of India, the Honorable Prime Minister, has sanctioned significant amounts of money where we are investing as Government of India. We will partner with states and emerging states to also create microelectronics and semiconductor design startups. Both these areas, microelectronics and semiconductors, are again going through deep tectonic changes in terms of performance, where the performance comes from, and increasing performance is coming from design and not just manufacture, as was the case for the last 20 years. I'll give you one more example of where startups and innovation is coming. Prime Minister opened up in March, April of 2022, the space segment. And in just 1 month's time, in May 2022, when I launched the space startup ecosystem, there were 138 companies that had been formed to create products, launches, products, solutions, and technology in the space ecosystem. High performance computing, 5G, blockchain, quantum computing, the entire Web 3.0 minus crypto, which is the blockchain, the distributed ledger. These represent deep tech and other sunrise areas in terms of startups and innovation in the coming years. The Prime Minister has referred, the Honorable Prime Minister has referred to the next 10 years as India's decade. In addition to IT, ITES, and the internet, which is the digital service providers business, all of these areas are going to represent opportunities for startups. So I would urge those of you who are interested in startups,
investing in startups, to partner with the governments, state government of Uttar Pradesh. The government of India will be extremely happy to be an enabling partner in creating, building and fostering startups and innovation. As I said in the earlier segment of when I had an opportunity to speak, our vision, our Prime Minister's vision is a $1 trillion digital economy. The $1 trillion digital economy means that the digital component of our economy will go from being 6% of the GDP to almost 20% of the GDP by 25-26. And as he said on August 15, 2021, from the ramparts of the High Court, from the Red Fort, he said, and I quote, that the India decade is the future, and this India decade will be built by the energy, determinations, aspirations, and the innovation of thousands of young Indians all around the country, including in Uttar Pradesh. So to all of you who are deeply invested emotionally, financially, and in terms of effort and commitment into the startup and innovation ecosystem, I say you are in the right place. To the government of Uttar Pradesh, I thank them and congratulate them for seeing this as an important opportunity for the youth of Uttar Pradesh and for the investors who are looking at Uttar Pradesh. And I wish them the very best. I wish all of you all the very best. Thank you. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच सर. सर, जैसा कि सर ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा रेड फोर्ट से, आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में हमने स्टार्टअप को एक इंडस्ट्री की तरह देखा. और जैसे कि सर ने कहा कि स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी सारे एरियाज हैं जिनको हमें देखना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन्स, और भी काफ़ी सारे एरियाज बताए. तो सर, वी रियली अप्रिशिएट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट वी सी इन द गवर्नमेंट is the will. They are not only setting up the directions, but also telling what are the areas that would really help you to grow faster. Sir, before you leave, I know your time is very important, so we would like to have this great opportunity to get unveiled a coffee book on this year, sir. I also request Shri Akshay Tripathi and Kumar Vineet to please join in for the unveiling of this book, ladies and gentlemen. We have this coffee table book, which is a very, very special, I must say, book, building a world-class startup system in Uttar Pradesh. We have a special coffee table book, which will now be unveiled and launched by the Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji. Ladies and gentlemen, a big round of applause. बहुत जोरदार तालियां as we unveil this coffee table book. And it was brought by Arpit Gupta, Associate Editor, Economic Times. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. We really appreciate your time. We understand that, in the paucity of time that you have some other engagements. Thanks for your time. Thanks for your words of wisdom. Really appreciate your time today, sir. So, now that we heard Honorable Minister Ji about what exactly is the entire stuff that we are looking in terms of like startups, the power that government is pushing for us, and what all are the various initiatives that government is thinking, now it's time to get a power note. Now we would like to invite Principal Secretary Sir Alok Ji to come here and share his word of wisdom, rather share a power note that what all UP and startups can do. Sir, please. Thank you, Sriram.
Honorable Mr. Yogendra Upadhyay sir, Honorable Minister Ajit Pawar, other distinguished guests on the dais, मैं नाम नहीं लेता हूं, आलोक, श्रीराम, हेमंत, राहुल थे, तो एंड जो हमारे सारे जो यूथ पावर है जो यहाँ पे आज इनवाइटेड है इस स्टार्टअप सेशन में, जो अभी हमारे माननीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर थे राजीव चंद्रशेखर सर, उन्होंने काफ़ी डिटेल में डिलिबरेट किया किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप फॉर द स्टार्टअप एंड फॉर द यूथ, किस तरीके से द सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज्ड, जो 20 ईयर्स पहले था और आज के केस में बहुत चेंज हो चुका है। एज ही वाज मेंशनिंग, पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी या गवर्नमेंट से भी इतना सपोर्ट नहीं था, आज के में गवर्नमेंट से देयर इज फुल सपोर्ट। मैं इसके पहले के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताऊं, यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ द गेस्ट हु आर सिटिंग हियर, दे ऑल नो कि ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मिशन चलाया है कि हम लोग बाय 2027 वी शुड बी ए $1 trillion इकोनॉमी स्टेट। जस्ट थिंक ऑफ कि जब हम ये अचीव करेंगे तो देयर विल बी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर यूथ हु आर ऑलरेडी बिल्डिंग देयर नेम इन स्टार्टअप्स, और आगे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हो। देयर विल बी, बिकॉज अभी मैं बात कर रहा था राहुल से हमारी अभी लोग डिस्कशन होगा, जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, जो यू ऑल नो कि 32 लाख करोड़ से प्लस के इंटेंट और MOU साइन किए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा उनको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी, सबको रॉ मटेरियल की भी नीड होगी, इंटरमीडिएट गुड्स की नीड होगी, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। सो देयर विल बी लाइक इन ऑल एरियाज देयर विल बी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर ए स्टार्टअप, और मैं अपने यूथ से यही चाहूंगा कि उसके लिए तैयार रहें, बी रेडी फॉर दिस। जिस भी फील्ड में अगर हम लोग बात करते हैं, बी इट एग्रीकल्चर, बायोटेक, इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर, हर सेक्टर में देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज। आपको खुद को देखना है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह से उस चैलेंज को मीट आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम, हमारे जो हमारा मिशन है, जो हम लोग चाहते हैं कि ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स शुड हैव एट वन इनक्यूबेटर, मगर उसका सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में वी वांट टू एस्टैब्लिश वन इनक्यूबेटर इन एटलीस्ट ऑल आवर डिविजनल हेडक्वार्टर्स। Most of the divisional headquarters now we have a startup, we have incubators, barring few like Basti और Gonda, जहाँ पर अभी नहीं है, वहाँ पर भी in next 1 or 2 years we will make sure that we have incubator there, so that कि किसी भी टाउन या किसी भी सिटी के हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, they have this opportunity, they can get incubated in one of the incubators. We all know we are the most young state in India. फंड के बारे में अब मैं आगे भी बात करूंगा। हम लोगों ने फंडिंग के लिए टाई अप किया है, सिडबी से ऑलरेडी हमारा टाई है फंड्स का, जहां पर कि 1000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कमिट किए हैं। हमारे जो स्टार्टअप हैं, मोर देन 8000 स्टार्टअप्स हैं, ऑन एन एवरेज 12 एम्प्लॉयज हैं पर स्टार्टअप, सो दिस इज ऑलरेडी एम्प्लॉइंग मोर अराउंड 1 लाख प्लस जॉब जो कि स्टार्टअप्स खुद दे रही हैं। यूपी इज होम टू 8 यूनिकॉर्न्स and we have the fourth largest startup ecosystem in the country, and we have 16 active startup policies, different policies jahan par ke startup ko hum log promote kar rahe hain. This is in a nutshell startup policy 2020 jo hai। 2020 mein hum logon ne this year hum logon ne amendments bhi kiye hain 22 mein, so that it is more lucrative to our young generation, to the startups. Vision is very clear, we want to provide all the opportunities to grow and to be partner in our mission of making UP a $1 trillion economy. We have the goal, we want to be one of the top state in a startup ranking. We want to establish at least 100 incubator in our state and minimum 1 in each district, which I have already mentioned. We want to develop 1 million square feet of incubation facility in our for our startups and create the ecosystem for at least 10,000 startups in the state. We already established 3 centers of excellence. One is in Noida, working in AI sector. One is already like we have already done MOU with IIT Kanpur again for developing center of excellence
in drone technology, and one is already functional in SDPGI. The policy benefits for startups, इसको जैसे कि I was mentioning, इसको हम लोगों ने last revise भी किया है. You have the sustenance allowance, जिसका कि figure from 15,000, it has been increased to 70,500 per month. Now, the first time we will also be incentivizing and giving subsidies for prototype development. We are all giving seed capital. Earlier, this was just 5 lakh rupees. Now we have increased it to 7.5 lakh rupees. We will provide the patent support, and if you are participating in any event, be it national or international, we would also be providing you financial support for that. So this is the achievement as of now for the startup ecosystem. Out of 8,341 startup, we have 4,131 women-led startup in our state. Already 3 center of excellence. I talked about 8 crore funding under fund of funds, and we have 6.41 crore in already disbursed under our startup policy. Policy benefits for the incubators. सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसा बताया, now almost all our regional engineering colleges have incubators. इसी वजह से हम लोगों ने ये decide किया कि our agricultural university should have incubator, medical university should have incubator. अभी आज मैंने सबसे first time मैंने gyms में भी देखा, there is a very good incubator which has come up in gyms. So किसी भी अगर field में हम जाना चाहें, तो there is no dearth of opportunity. और हम लोग हर be it private और government हम लोग उसमें promote कर रहे हैं incubator के लिए. In fact, private sector में incubator जो private universities में जो incubator establish हो रहे हैं, we are also giving capital grant to the universities which are there in the private sector. Operational grant 30 lakh rupees per year we are providing to our incubators. This is again in nutshell startups. Where are those startups in all our 75 districts? Sectoral distribution of startups. This is like across the sector. We have a startup across the sector, be it agriculture, construction, education, food and beverages. और आने वाले समय में, as I mentioned, और scope और wide होगा, और ऐसी fields में जहां पर कि अभी तक startup नहीं आए हैं, वहां पर startup आएंगे. And be sure, हम लोग जो भी यहाँ पर हैं गवर्नमेंट साइड से, माननीय मंत्री हैं, हमारे IT डिपार्टमेंट से, हायर एजुकेशन से, जो भी जिस भी तरह से जो भी सपोर्ट होगा, technological support, financial support, we are all ready to support you guys. These are various startup supporting policies. IT parks with incubation center, we already have 5 functional incubators in our IT parks, and for rest 4, this will be there in next 1 or 2 years. This is the startup register. It shows the growth. We have from 20 just 5 or 6 years back. Now we have reached up to 8,341. Incubators from 17, just 3 years back, it was just 17, and now we have reached 55 incubators. These are all unicorns, as you can see the names, but we want more and more of youth and more startups to join this list. This is the fund I was talking about. Like UP government has, we have collaborated with SIDBI, and they are funding. We have already committed 1,000 crore rupees for UP Start Fund of Funds, and on this they have till now they have partnered with 3 AIFs, and they are already given support to some of the startups. But on the right side there is this new innovation fund, जो कि अभी कैबिनेट से just 2 months back approve हुआ है. This is the first time जो कि किसी स्टेट ने ये फंड्स ऑफ फंड्स लेके आ रही है. यहाँ पर 4,000 crore rupees का फंड हम लोग एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, where 400 crore rupees will be our state's contribution, and 3,600 crore rupees we would be capitalizing from the market. इसके लिए हम लोग law firm सबसे पहले engage कर रहे हैं. Then after this law firm gets engaged, then we will be जो हमारा जो AI support के लिए जो fund manager होगा, then we will be looking forward to have this fund manager. So very soon this fund will also be operational. These are the various outreach and awareness programs जो हम लोग time to time कराते हैं. IT department और various other departments अपने supports आती है. मैं सर आपको बताना चाहूँगा, आज मॉर्निंग में आपको पूरा दिन इन्हें फील हो कि स्टार्टअप का दिन है, तो विद द सपोर्ट ऑफ आलोक, राहुल और सभी के साथ हम लोगों ने मिलकर
एक सर स्टार्टअप इवेंट कराया था, डेलॉयट की टीम सारे लोग इसके साथ लगे थे, और एक लोगों ने पिचिंग सेशन कराया था सो दैट कि स्टार्टअप्स ये कंपटीशन जनरेट करके 10-15 स्टार्टअप्स हम लोग यहाँ पर लेकर के आए थे और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पिन किया है। एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ उसके जरूर पॉजिटिव आउटकम्स होंगे जो कि सर आपसे बाद में शेयर करेंगे। बिफोर आई एंड मैं ये भी आप लोग को बताना चाहूंगा 48 MOUs ऑलमोस्ट हम लोगों के हो चुके हैं 36,000 करोड़ रुपीस के फॉर दिस इन्वेस्टमेंट समिट स्टार्टअप से रिलेटेड, और आई एम श्योर इनमें से मोस्ट ऑफ विल बी फंक्शनल एंड विल बी ग्राउंडेड है। मैं अगेन बिफोर आई एंड मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा जो सारे जो यूथ और बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, दिस अपॉर्चुनिटी वाज नेवर देयर 5-6 years और उसके पहले कभी नहीं थी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू किस तरह से आप इसको कैपिटलाइज करते हैं। कि आप अगर चारों तरफ सेशन देख रहे हैं, ऑल दोज सेशंस आर व्हिच आर गोइंग देयर, दे आर ऑल एडिंग टू योर अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. That's really a wonderful power note. It's actually a kind of an inspiration. Now, if you see, it's phenomenal when we say that 5 years down the line, when we were thinking about startups, only 20. Today we have 8,416 startups registered here in Uttar Pradesh. That's a miracle. We are talking that almost like 7 districts that are here, everyone is talking about startups. Not only that, we are talking about 55 plus incubation centers and growth, which is really phenomenal. Now, this is the first time that we are seeing that, and I must really appreciate, and probably you all should clap for this thing, that effort that the government is doing is like, first time in the history when you see that, private venture capital says, I'm going to invest $869 million or something that. Here, the state of Uttar Pradesh is saying, boss, I'm coming in somewhere between $380 million as a fund to invest in startups. Now tell me, where do you see? So it's a phenomenal, sir. So I really appreciate for this kind of a vision and drafting such a beautiful policy. It's really commendable, sir. So now I'll go back to the session wherein we get into the topic, and I'll take back my chair. So getting on to that, the first question that I would like to ask in this panel discussion is with Alok. So Alok, if you can just slightly wave your hand. So I don't know if you all know Alok. Alok is a legend of a person. If you want to talk about travel and tourism in India, one of the top names that come in India is Alok. Alok, first of all, congratulations for being there, reaching there. And before we get started, my first thing of the theme that I would like to talk to you is we have this theme today, I'm gearing for startup revolution and then the next big opportunity. You understanding, what do you really feel, what is startup opportunity? That's what if we talk about it's not startup opportunity, but what would you say opportunity for startup revolution? What is startup revolution you mean? Yeah. Hello. Yeah. First of all, it's great to be back in Lucknow. This is my hometown, and UP is my Janam Bhumi, Karam Bhumi. I was born in Allahabad, went to IIT Kanpur, lived here for almost all of my youth. I think the fact about UP that makes this naturally a place where startups should be born is that we are able to imagine life beyond the constraints that have been imposed from us from time immemorial, right? This is a land where right from our the gods of our religion who fought various battles to overcome difficulties till today's UP, where you've seen the electrification, you've seen the roads, you've seen the infrastructure get to a level where those constraints are being removed. But historically, we've been one of the most resilient states, right? We've been one of those states where you had very little opportunities historically, and yet we always dreamt big, right? And many of the famous startups out there have been originated by people who are actually from UP, from IIT Kanpur. We have 2 on the panel, but there are many more. I think the point we are at today in the startup industry is where people are focused again on the fundamental value being created, right? We've gone through a cycle where we've seen a lot of capital come in and a lot of capital being washed away. But what people are looking for is how can you tap into the next billion user opportunity,
right? Everybody's talking about Bharat. And let me tell you one thing, you cannot win Bharat without being UP. For Ixigo, UP is the biggest supermarket. Our #1 city for users is not Delhi, not Bombay, not Bangalore, it's Lucknow. Right? And thanks to, you know, the population of UP that has come online with digital revolution and UPI in the last few years, and COVID has accelerated that, we have become not just the most downloaded travel app in India, we've become the 8th most downloaded travel app in the world. Right? That's the power of the scale we are sitting on in terms of users. And I think at this moment of time, given the digitization, given how e-commerce adoption is reaching at levels very close to the Western world, in payments we are ahead of the Western world, ahead of everyone. We have more digital payments happening in India today than China, than US. And I think we can capitalize on that with more opportunities for tier 2, tier 3, tier 4 segment. And UP has immense opportunities that are still not explored because most of the entrepreneurs are sitting in Bangalore or Delhi and cannot imagine the pain that, you know, consumers experience here or businesses experience here. But some of you will, and some of you will have more empathy for it and solve it. So I think we are sitting at this very exciting moment, and you have AI and ChatGPT, etc. emerge. How can you use all these technologies to solve for the problems of people in UP? Right? And you can do it better than somebody sitting in Bangalore or Delhi. I promise you that. So that's all I had to say. No, very, very brilliant point. You know that, you know, if you want to really become a unicorn or really a good startup, target UP. If you get the market, you are already almost there. Very brilliant. So next, I would also like to know a couple of things from you, Hemant. So let me tell you, Hemant, if you can please slightly wave your hand. Hemant is actually a venture capitalist based in Singapore. He is actually from Uttar Pradesh, has invested a very strong portfolio, comes from investment banking background, and is known for making very good investments. Hemant, the same question. What do you think, and just in a few minutes, what do you think about startup revolution? Your thought about it? Can I be heard? Hello? 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 Yeah. So thanks, Sriram, for the query. Hello? Yeah. So I think the first question is the context. You know, why a startup? I mean, why is there so much noise on, you know, trying to build a startup community or a startup ecosystem? I think some people are raising their hands. Hello? Yeah, this is wonderful. Thank you. So I think the first question to address is why startups? You know, I mean, why is there so much positive noise on trying to build a startup community or an ecosystem around it? I think two strong reasons, and particularly in the context of India, and more importantly in the context of UP. One, the number of jobs that are getting created. So look around us, you know, whether you look at India, whether you look at the globe, you know, a lot of the newer jobs are getting created in newer industries and companies which did not exist a decade or so earlier on. And when you look at capital, and I was speaking to somebody who's an age-old industrialist, and he was kind of saying it's so much more easier for newer entrepreneurs to raise $100 million than for him to actually raise equity money, given where the world is. So clearly there is more money and more jobs that are going to industries which did not exist a few years ago, and that's the reason why the startup ecosystem becomes important. Now, I sit in Singapore, which is one of the global centers around startup activity. So let me give you a sense on, you know, what the global scale is. So the global scale on startup activity is around $63 trillion. Now, $63 trillion, $6.3 trillion, as against a total global economy of around $90 trillion. So, and the startup thing is growing at double the pace that a country's GDP is growing. So if in your country, if in your state, your startup ecosystem is not 50% of your
state output or national output, you're falling behind. So that explains why this ecosystem is extremely important. Talking about UP, and I mean, congratulate Alok ji and Akash ji. I mean, this is one of the best organized events that I have attended. In terms of scale, complexity, pulling an event of this size is a really, really serious feat. The number of MOUs, I spent a lot of my time with the Singaporean delegation, I spent a lot of time with my UK delegation, and I must give an anecdote. The flight that I was taking, coming from Delhi to Lucknow, there are 4 of us sitting next to each other, a lawyer, a banker, a venture capitalist, and an entrepreneur. And somebody quipped saying between the 4 of us, we can actually set up a company and ensure it succeeds. That's 240 million people. I mean, most people will give their arm and leg for a market of that size. A massive consumer society that is getting built as we speak. $1 trillion economy. That's almost a nation. It's a nation to be, that's the opportunity that people can tap into. Funding. I was extremely delighted to see the fund of funds slide out there. With SIDBI or with NABARD, I think if you incubate a fund of fund, and the fund of fund in turn can incubate funds that can invest in startups, I think you'll have this ecosystem. The ecosystem that the government and others are trying to do in each of the 75 districts. And I come from one of the, so I was born in UP in a district called Basti. And if you set up an incubation ecosystem there, they will have relevance with that district, ensure that it has utility value to the people of that district and a consequence impact. So setting that up, each of the districts is going to be absolutely critical for UP. So the UP startup in some ways has to be driven by inclusion and impact, other than obviously ensuring there's a multiplier of outcome for investors. So that, Sriram, was my output. Yeah? Thanks, Himad. Those are really good words. The $1 trillion economy is actually, actually a target for a nation. And we are thinking to achieve it through UP. That's phenomenal that you talk about. Completely agree to those points. Now, I would like to ask a similar kind of thing from Sahil. So I don't know if you know about Sahil or not. Sahil एक बहुत श्रेष्ठ entrepreneur हैं. इनकी कंपनी ने यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रखी है. He is one of the prominent entrepreneurs that we see, the young guys we want to look and follow. And he is into the healthcare sector. Sahil, what do you see as opportunity with UP? Your thoughts. So let me attempt this. Can you hear me? Yeah. Okay. All right. Is this better? Yes. Thank you. First of all, thank you, and thank you very much to the organizer, Prime Minister Narendra Modi ji, Yogi, and other ministers for pulling off a successful second Global UP Investor event. We're happy to be here. To tell you a little bit about us, I'm the founder CEO of Soothe Healthcare. We manufacture, distribute, and market personal hygiene products, sanitary pads, baby diapers, adult diapers, and so on. We chose to set up in the state of Uttar Pradesh as I'm an ex-banker turned entrepreneur. And to answer your question, we saw Uttar Pradesh as a massive opportunity. Simple terms, it's a massive opportunity. It's a country in itself. In our business, the reason why we're doing what we're doing is, did you know that only 25% of women in India use sanitary pads? 75% still use God knows what else. The 10% penetration of baby diapers, 2% penetration of adult diapers. So we chose, and the bulk of the requirement was in Uttar Pradesh. So 75,000 women die of cervical cancer each year in India. 23% women drop out of schools at puberty. This is UNICEF. So, and if you consider the women workforce participation rate, which is dismal in India, and if you match that with the men's workforce participation rate, our GDP jumps 26 percentage points as per McKinsey. So that's $600 billion with a B. Yeah. So there is an immense cost of not including women in the workforce and as part of a formal economy. And that's a problem we are solving. Right. Thank you. Thank you very much. So we came in to set up a manufacturing unit in the state of Uttar Pradesh because we saw a massive opportunity here. And we came in and we set up a plant to manufacture Pari. Our brand is Pari. And Pari is the girl next door.
So for us, we are here because we see a massive opportunity. I think the growth, the highest per capita incremental growth in GDP, we expect it to come from here. So for us, it's a simple conversation. Be where the growth is, secular growth factors, rising incomes, and cost to serve. My customers are in Uttar Pradesh, so I want to be in Uttar Pradesh. So, yeah, thank you. Thanks. Thank you. So that really makes sense, the opportunity land, as you said. So now I would like to hear the same thing about from, before I say that, what exactly happens is like, we go and we ask startups, आप क्या करना चाहते हैं? वो सबसे पहले बोलते हैं, हमें unicorn बनना है. So now we are lucky to have another person who's owner of a unicorn here, rather more than that. We have Rahul Garg here. Rahul, your thoughts on UP as land of opportunity? So firstly, great to be here. I think my roots also belong to UP and I studied at IIT Kanpur, so obviously very close to heart. Also, after almost 50 years of career, just my history, I started my company in 2015 in Noida. So Noida is our global headquarters for the company we built from zero to becoming a unicorn. So thanks to UP and thanks to Noida becoming a phenomenal epicenter for us as a company. I think there are two things which I caught during the program. So first, I think our minister, Mr. Rajiv, talking about the country's ambition of a 1 trillion economy using digital and startups as a key ingredient for it. And the second, I think the UP's ambition of getting to $1 trillion. So I am actually very fortunate because I am both a startup and I work across with manufacturing and infrastructure verticals, which are the growth engine for both UP being termed as expressway. I think that's the term I heard recently, which was very, very interesting. And as well as the number of districts, we are focusing on how can that district come up with one product which can be both a unique as well as scalable product stream for domestic consumption and export. So I think two things that I want to speak about. I think we are under marketing. Maybe we need to do a great job of marketing more because UP is already a home of one of the largest consumer base. It is also a home for 8 unicorns, as was pointed out. In our study, as exporting from India, there are 10,000 exporters from UP, which we may not realize. There are exporters from Muradabad, there are exporters from Aligarh, Kanpur, many of the states and districts already participating in exports. And I think for us, as I was coming for this event, I was thinking about what should be an ambition for Moglix in the next 3 to 5 years that we can grow in UP and with UP. I set aside a goal that in the next 5 years, these 10,000 exporters that are exporting from India, how can we enable almost 5,000 to 7,000 crore worth of financing using a platform we have, Credlix, for each of these exporters to start to export much, much bigger quantity than they are doing today. So I think using this platform, I want to say I'm super bullish on what is the possibility ahead. The digital is a means for a state to grow rapidly. I think we can't do the distribution and export growth without technology. And I think those means are available. So we just need to reach out and both with the government will as well as platforms like us and others, that this will be a phenomenal next 5 years getting to $1 trillion UP. And I'm really excited and looking forward to it. Amazing. Very nice words and actually very, very insightful talking about the highway. So in the second round, so what I'm going to do is I'm going to ask, because, we see quite a lot of entrepreneurs in the room and it would be, really worth it to understand the entrepreneurial nature also of these guys, what is going in their minds. So I will again start from this side and I will again ask Alok, I'd like to understand from Alok that, how important is UP for him and how important is travel when he's thinking about UP and travel industry put together. So, like I said, UP is our biggest source market, but let me also tell you something very interesting. What we've seen in the last 3 years is that the share of wallet
that UP customers have been spending on their travel has actually gone up significantly, right? And it's not just the pent-up demand coming back from COVID, but I think the people of UP have greater aspirations when it comes to travel and tourism. And the per ticket value of every vacation that they are purchasing is actually going up. We are seeing people who used to travel unreserved on train and only use our app to check the train running status and PNR status have suddenly started booking. We have seen the people who were booking sleeper class move to AC, and we have seen the AC folks actually migrate to book air tickets, right? And that transition has accelerated in the last 1 year to the extent that thanks to some of that transition, today our business is at 5x the size of what it was 3 years ago, right, pre-COVID. And we are doing now almost $1 billion of GTV, like about 8,200 crores annualized of tickets. We want to grow this 2x within the next 2 years by end of 2025. And I believe that 10% of that will come from UP, right? That's how strongly I believe in this market. And because of the tourism potential also for inbound, we are also going to partner, more deeply with the government to see how we can promote UP tourism, bring people from other states into. We have some of the best, assets in terms of tourism marketing, right? We have the most famous religious sites for Hinduism, for Buddhism. We have some of the best national reserves, right, in terms of, wildlife. And we also have, of course, access to hilly areas, valleys, rivers, beautiful scenery, right, which we have under-marketed historically. I think this is a time to actually go out there. People are traveling more. A lot of people that I know who used to take 2 vacations a year are now taking 4 to 5 vacations a year because everybody has discovered that you only live once. And I think we need to tap into that. We need to bring more people into UP. The infrastructure is much better. Delhi to Agra, which used to take 4 or 5 hours, is today accessible within 2.5, 3 hours. And I think it's time to double down and take a bigger bet on UP. So we are going to play our small contribution in that $1 trillion economy by saying, look, we're going to go to $2 billion out of 10%, 200 million is actually going to come from Uttar Pradesh. Thank you. Amazing. That's really wonderful to see. You just see one industry is out of this 1 trillion that we are talking about is already talking about contributing few $1 billion to it. Amazing, really amazing. So next, I would like to ask Hemanti a question. That, what strategy should UP think in terms of financing these startups? What is your idea about it? Lovely. Before I talk about financing, I just want to in some ways reinforce the point that Rahul mentioned. So a lot of the data points that Lokji mentioned about the ecosystem and UP, the number of unicorns, is actually very impressive. But to the external world, they don't look at UP as necessarily the startup capital or the number 2, number 3 player in India. So in some ways, the branding has to be a lot more smarter, and Noida should be attributed to UP rather than to Delhi. On financing, now that's absolutely key. And when I look at the Singaporean model, I think because so just to give you a sense, Singapore is a tiny red dot in the ocean. Its population is 5 million people compared to 250 million in UP, so it's 2% of Singapore. But they are a very, very active startup ecosystem, and a lot of it is to do with very innovative financing structures. And I'll talk of 2 of them. They have an early stage venture fund, which is incubated by a body which actually is housed in the Prime Minister's office. So it's a National Research Foundation. So it did not go to the Minister of Trade, it did not go to anybody else. It sits in a university, the National University of Singapore, but it's a department of the Prime Minister's office. And this was an exercise that Singapore did in 2006. When they it's actually the same journey that UP is undergoing at this point in time. Singapore used to be a traditional manufacturing, maritime, and a financial services company, and they decided to become an innovative country based on research and development. And that's why they created this body. On the financing bit, what they've got is an early stage venture fund. So if I'm a venture fund and we haven't made any investments in India, and given that I'm from UP, I'm keen that when we make the first investment, we do it in UP. Until now, our investments have been UK and US. But if I were to do the fund with this particular body of Singapore,
up to $10 million of my investment, if I put $10 million, the Singaporean government will put in $10 million. And they will stay invested for 5 years. At the end of 5-year period, as a fund, I have the right to buy them out, paying them a coupon. So technically, they've given me money. So if I had to put in $20 million into Rahul's company or Alok's company for that, or Sahil's company for that company to grow up, I don't need to put in 20. I can put in 10, so it leverages the impact. Fund of fund, and it could be the SIDBI fund, it could be the NABARD fund, and we're very happy to help in that regard. I think that works very well. They've got a very vibrant incubator and accelerator program. And there's an entity called Enterprise Singapore, which by the way is here in this particular Invest UP forum. They work on a few things which is non-financial as well, and they do a very good job of this. They make global connections. So the startups in UP, I think, are meant to be for India, but it's extremely important they get connected to Singapore, they get connected to the Valley, and learn from best practices and from innovative companies. So again, in a Singaporean context, what do? They let people work with Google. They let people, chip manufacturers, work on projects with NVIDIA. So that's the kind of, some of those are, there's a financial learning and there's also non-financial learning that we can incorporate in our UP model. Thank you. Thank you. Even that's very, very valid point that, the institutions which are being done by SISF maybe in future or SIDBI, they should actually think of co-investing with the investors which are coming in and investing money into this. That's a very valid point. So now the next one I would like to reach out to Sahil, to you. That especially when you sit on the other side of the table as an investor, they usually ask entrepreneurs, go asset light. You chose manufacturing. What was going in your mind? Oh, yeah, that's a good one. So look, as an ex-banker, right, the first thing, it's in your DNA, asset-light model. What can you deliver with very little capital? And that made sense. It actually makes sense to do. But when we chose to come into the business of sanitary napkins, I looked at about, say, 10 years ago, and there were only 2 multinational companies that made the product in India. And at that point, everybody was like, are you crazy? You're going to compete with 2 multinationals. But then, when you think beyond that, we realized there are only 2 multinationals, number one. We look at any other country in the world and the sanitary napkin aisle is a massive aisle. So we saw that this is a story of under-penetration, not of competition. So when we realized that our business is about right to win, because the market is creating demand faster than you're able to supply to it. And that's the thesis of our business. So then we went long and we realized, well, what other choice do you have? There is no one to make this product for us. Yes, you could import from China, but if we are coming in with a longer vision that we want to come and take a leadership position in this business, then we should invest in manufacturing. So it just made a lot of sense for us. We were coming with a long-term vision. And frankly, I also saw that no Indian entrepreneur was in this business. I am more afraid of Indian entrepreneurs than multinationals. I've built multinationals. I know how you think. You went to Yale, Harvard, or INSEAD. It's game theory. You move this on the chessboard, move that. Indian entrepreneurs are mavericks. There were no Indian entrepreneurs. So we went long, if that answers the question. Absolutely wonderful. It's delighting to hear those answers. And congratulations. He's being the first guy in that field from India. I really give you a lot of congratulations. You're really doing phenomenal for the country and for a good cause. So next one, Rahul, you actually already briefed about my next question, which was about why Noida in your previous one. But ladies and gentlemen, should we allow a person who is also a unicorn holder to just go away out of the stage without telling what are the dedication factors, or at least tell us 3 things that you feel that every entrepreneur should do when he's thinking to become a unicorn? So I think firstly, I would modify the question a little bit, because no entrepreneur should start by saying that I want to find a path to becoming a unicorn. Because entrepreneurs fundamentally should be driven by what is the problem they are solving, what is the solution they are generating, and therefore what will be
the reason for them to win in that specific market that they are playing. And if they've therefore identified the right opportunity and they execute with that, they can possibly become a valuation of a unicorn or maybe decacorn or whatever is the mindset. So the first advice is, I think valuation is an outcome. हम engineering में पढ़ते हैं causality होती है problem solution में. तो first है problem identify करो, solve करो, अच्छे से solve करो, scale पे solve करो, valuation अपने आप आ जाएगी. So the second thing which I would want to say is, as a startup entrepreneur, there are many points where you will find what you started with may not exactly pan out the way you thought it will. You started with assuming कि ये problem होगी, ये solution होगा, change करना पड़ेगा. And it is normal. I mean, most entrepreneurs go through, we went through it. So it is very important to select a space that you will be passionate for next 10 years or 15 years, because it's a long haul. I mean, we are 7.5 years into it. We think we are building for next 30, 40 years. So you have to like what you do. And therefore selecting the space where if you have to pivot is a sort of commonly used word in startup, you should have a large enough space that you can pivot and therefore then go after and solve the problem that you need to solve. The third thing that I would say is very important is kind of have a people surrounding you who are going to be around in the good times and bad times, right? Because good times there will be a lot of people who will be around, possibly, but the team that you build, your family understanding of the fact that startup will go through positives and negatives, and they have to be at it, because it's not going to be a smooth ride, and if it was smooth ride, everyone would take it. So the stat that the minister pointed out, while there are 80,000 startups in the history of last 20 years, there are only 110 unicorns, right? So the success rate is almost like the JEE rank 100 kind of success rate. So everyone may not get there, but it doesn't mean that getting to unicorn is the only answer or only final claim to victory. There are many intermediate companies which are phenomenal and will continue to grow and succeed. Absolutely. Thank you. Thanks for the word of the wisdoms. And as he said, you know, हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का वैल्यूएशन तो अपने आप आ जाएगा. इट्स अ बाय प्रोडक्ट. हमने कितनी ज़िंदगियों को टच किया, हमने कितने लोगों को मौका दिया कि हम एक अच्छी सर्विस दे सकें, या तो अपनी सर्विस के थ्रू या अपने प्रोडक्ट के थ्रू, और वही आपको आगे ले जाएगा. दैट्स अ ब्रिलियंट वन. So before we go next, I would just request the team to quickly show you a video on the global startup Uttar Pradesh revolution. India is blessed to have the power of youth and technological competence under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. The startup revolution started under his able guidance in 2016 has become a force of 85,000 plus startups, giving a whole new direction to the youth of the country by encouraging them to follow entrepreneurship, creating jobs and economic value for the country. आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं. The state of UP under the leadership of CM Yogi Adityanath has been doing exemplary work when it comes to providing conducive policy environment and making doing business easier to achieve unparalleled economic growth for the state. To promote the startup culture and entrepreneurship in the state, the government of Uttar Pradesh has launched Start in UP program under the Department of IT and Electronics. Program aims at creating a holistic innovation and entrepreneurial ecosystem in the state by developing incubation network of 100 plus incubators, innovation hub at Dr. Abdul Kalam Technical University and 8 world-class center of excellences spread across the state, enabling the transformation of economy. 3 center of excellences have already become operational in MedTech, AIL, drone technologies, and 5 are in progress in quantum computing, space tech, additive manufacturing, 5G
5G, 6G and blockchain. Currently, Uttar Pradesh has registered a staggering 8,000 plus startups from all over the state, covering every single district. Government has also recognized incubators covering 23 districts to incubate and handhold grassroots level. Startup Policy 2020 offers attractive benefits to incubators and startups, both wherein the incubators are eligible for matching capital grant up to 1.25 crore rupees and operational grant up to 1.5 crore rupees. The startups registered in Uttar Pradesh are showered with various incentives: sustenance allowance of 2.10 lakh rupees, prototype grant up to 5 lakh rupees, seed capital of 7.5 lakh rupees, patent cost reimbursement of 2 lakh rupees for domestic and 10 lakh rupees for international, event participation cost reimbursement for startups up to 50,000 rupees for domestic and 1 lakh rupees for international, and most importantly, additional 50% grant on sustenance allowance and seed capital to startup founders under following categories: women, transgender, Divyangjan, economically weaker section EWS, and startups registered in Purvanchal Bundelkhand regions. The sea of opportunities having immense possibilities of growth is calling you to start in UP. UP is waiting to harness your potential, deliver excellence and take you new heights. Come, explore and be a part of the revolution. Uttar Pradesh, New India's growth engine. It's really heartwarming to see such wonderful initiatives by a state government to promote startups. Now, before I take the next step, I would like to invite SHRI Nikhil Agrawal. He is one of the prominent, he is synonymous to startups, he is synonymous to incubation, and is also known for a recent revolution that he has done by writing a book that is being used all over the world as a guidance that how you should work with startups. Sir, I would like to take it forward from you. थैंक यू श्रीराम जी। सिंस उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। 2005 में मेरा बड़ा बेटा का जन्म हुआ और मैंने करीब 2-3 साल के बाद बाहर दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में कार्य शुरू किया और 2019 में मेरी वापसी हुई। तो 2020-21 के आसपास मुझसे एक सवाल पूछा गया कि 2005 में जब आप गए यहाँ से और 2020 में वापस आए, उसमें क्या बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा गया आपने? तो मेरा एक सिंपल 2 एग्जाम्पल में देता हूँ। ऐसे आम आदमी, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम IIT पर्सपेक्टिव और गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव और स्टार्टअप पर्सपेक्टिव, 2 बदलाव देखने को मिले। 2005 में जब मेरा बेटा का जन्म हुआ तो कई हफ्तों तक हम गाड़ी में सोते थे, रात को लाइट आती ही नहीं थी। ड्यूरिंग मई, जून, जुलाई, मोस्ट ऑफ यू विल रिमेंबर, यू आर फ्रॉम यूपी, लाइट आती ही नहीं थी। हमारे पास इंडिका गाड़ी होती थी, इंजन अच्छा था उसका, बाहर सब पे लगा के सो जाते थे और हम जैसे सोइयों लोग जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते थे, एसी चला सकते थे, वो गाड़ी में सोते थे, क्योंकि बच्चा सोएगा नहीं तो रात को रोएगा, सुबह ऑफिस जाना है। 2020 में, 19-20 में जब मैं लौट के आया, हमारे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। तो पहला बदलाव, बिजली नहीं जाती है। दूसरा बदलाव, नोएडा से लखनऊ आने में 15 घंटे, 20 घंटे, कभी कभी 25 घंटे भी लग जाते थे। आज अगर आप अपना बायो ब्रेक ना लेना चाहें और चाय की सुविधा ना लेना चाहें तो 6 से 7 घंटे में आप नोएडा से लखनऊ आ सकते हैं और यहां से बनारस आप अलग दूसरे 6 घंटे में जा सकते हैं। तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आया आम आदमी के जीवन में। How do you translate in terms of startups? IIT Kanpur startup ecosystem is almost 20 years old. Because of this, because of these changes which is happening, from 2002 to 2019, 18-19, we had around 100 odd startups, which number of them were successful, number of them were not. 2019 onwards, today as we speak, we are the largest tech incubator in the country
with 156 incubated startups that we have close to a valuation of $3 billion US. There are few things that we are working with UP government. One is the Center for Artificial Intelligence. So भारत में अकेला अपना Center for Excellence है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री बॉडी फिक्की ने मिलकर स्टार्ट किया है नोएडा के अंदर. अब आप देखिए सरकार की सोच कहां तक जा रही है, क्यों, किस तरह से स्टार्टअप के बारे में काम हो रहा है. पहली बात तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस देने में मात्र 4 महीने लगे. हमने प्रपोजल दिया, आपने उसको इवैल्यूएट किया और हमको वो परमिशन मिल गई. उसके बाद 5वें महीने से सरकार ने पूछना शुरू किया काम कब शुरू करेंगे, काम कब शुरू करेंगे. पहले उल्टा होता था. सेंटर फॉर एक्सीलेंस का फोकस क्या है, 5 बड़ी चीजें हम कर रहे हैं उसमें कि 50 कंपनीज को पर ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सपोर्ट करेंगे. 5 साल में 250 कंपनीज को सपोर्ट करेंगे. इमेजिन करिए 250 कंपनीज उत्तर प्रदेश में अगले 5 साल में अगर एआई में सपोर्ट की जाए तो शायद हम भी एक चैट जीपीटी बना सकते हैं, शायद हम भी एक ब्रैड बना सकते हैं, शायद हम भी कुछ फ्यूचर में कुछ बना सकते हैं. दैट इज वन. सेकेंड, जो ये कंपनी होंगी, इसके अलावा जो सरकार ने हम सब कहा कि एआई को सिर्फ ऐसे मत छोड़िए आप. नाउ देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन दैट हैज कम टू अस कि हर डिपार्टमेंट से, हर डिस्ट्रिक्ट से प्रॉब्लम्स ली जा रही हैं और इन कंपनीज को दी जा रही हैं कि आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें एआई के द्वारा, एमएल के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा. ऐसा मैंने भारत में काफी स्टेट्स में होता नहीं देखा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर. So these are the political and thought changes, policy changes which are happening, and some of us are playing role in doing so. What next we are doing? So we are starting something called a cluster-based innovation approach, with of course the help of the state government. One of the clusters what we know is the Noida cluster. Noida पहले से लोग जानते आए हैं. जैसे मेरे फ्रेंड राहुल बता रहे थे कि बैंगलोर, कर्नाटका को कोई नहीं जानता, बैंगलोर को सब जानते हैं. तेलंगाना को कोई जानता, हैदराबाद को सब जानते हैं, न्यूयॉर्क स्टेट को कोई नहीं जानता, न्यूयॉर्क को सब जानते हैं. ऐसे ही नोएडा एक अपने आप में एक पहचान सकता है. दूसरा बड़ा क्लस्टर जो इमर्ज हो रहा है वो हो रहा है लखनऊ कानपुर क्लस्टर. एंड मोस्ट ऑफ यू हु हैव कम फ्रॉम पर्टिकुलरली आउटसाइड एंड मैनी ऑफ यू आर विजिटिंग लखनऊ फॉर द फर्स्ट टाइम, this is a dramatic change you see. The kind of hotels, the kind of life which is there, particularly for the startup and talent, which was not there earlier. So that is a dramatic change which is happening. Third is the security, the feeling of feeling secure. रात के पहले होता था कि 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें, पूरे नॉर्थ इंडिया में. Now in the middle of the night you can go out and you will be very happy. You can enjoy with your friends, you can go to friend's house, you can attend the wedding, you will not be touched. So that are the changes which is happening in UP. मेरे हिसाब से 5 से 7 साल के अंदर already DPIIT has come up with this status 6. The now NCR has 5,000 startups which has bypassed Bangalore, and most likely we will be 2 or 3 times of Bangalore and Hyderabad in next 5 years time. Particularly UP, we are only 3rd and 4th today. Most likely UP will be the #1 startup state in the country by 2025. And the clusters that we are emerging, we will see the Noida cluster, Kanpur, Lucknow cluster, these will emerge as a startup hub. So my request to all the co-founders here, and particularly some of the unicorns also sitting here, is that kindly consider making Noida or Lucknow your next global headquarter. जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए वो आईटी देगा, जो पॉलिसी सपोर्ट चाहिए सरकार देगी. ये मेरा वादा है, पर्सनल वादा है, पर्सनल विश्वास भी है. बहुत बहुत धन्यवाद. Now with that, see, this is what it is. That Nikhil, thanks for your kind words, but that this is what we are saying. It's like, there is a very old famous saying. I don't know if you have heard a story of Kabir. Kabir used to say, when people used to say that, we want to understand the enlightenment of spirituality, he used to ask people, keh ke dikhaun ya karke dikhaun? So I guess that is what we have been able to see in Uttar Pradesh, that the government has been really kind and has been able to show that मैं करके दिखा सकती हूँ. So that's wonderful.
Now, sir, the next thing that we would like to do is like, sir, we are being blessed to have ministers are here. So I would request Shri Yogendra ji, sir, sorry, Ajit Pal sir, to please come and please give us the guidance and help us with your enlightenment that how we can take forward with the startup pool. धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमारे संग आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के सम्मानित मंत्री आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे आईटी डिपार्टमेंट पे स्पेशल सेक्रेटरी अक्षय त्रिपाठी जी, सम्मानित मंच, मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को जो उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में तथा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम बड़ी सफलतापूर्वक हो रहा है। हमारे आईटी विभाग तथा औद्योगिक विकास के अधिकारी तथा अन्य तमाम उन अधिकारी जिनकी भूमिका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रात दिन एक कर दिया, वह सभी तहे दिल से बधाई के पात्र हैं। किसी कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में तमाम लोगों का योगदान देना पड़ता है, जिसमें प्रदेश के नाम ही नहीं वरन विश्व के तमाम देशों में इस सफल आयोजन की गूंज उठेगी, जिसका श्रेय आप सबकी मेहनत, लगन, ईमानदारी के कार्य परिपूर्ण करने के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। पूर्व में भी इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हुआ तथा लेकिन इस बार एक अलग ही तरीके से रूप से बनाया जा रहा है। आप परिचित ही हैं, उत्तर प्रदेश में भारत का विशालतम राज्यों में से एक है। त्वरित औद्योगिकीकरण, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवेज तथा भारत के पश्चिम तट को पूर्वी तट से जोड़ने वाला फ्रेट कॉरिडोर जो राज्य को से होकर एक गुजरता है। आईटी सिटी, आईटी पार्क्स, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, प्रदेश व्यापी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा निर्बाधहीन एयरपोर्ट बन रहा है तथा गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित भारत के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी इत्यादि जैसे राजकीय परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में तीव्र गति से विकास तथा विकसित समाज की ओर पृथक प्राप्त कर रहे हैं। आप शायद जानते ही होंगे, ओप्पो मोबाइल्स, हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीसीएस, आईबीएम, विप्रो, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों की उपस्थिति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का राज्य के उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमिता में असीम क्षमताओं वाला उत्तर प्रदेश स्टार्टअप निधि 2020 के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में राज्य में एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में 10,000 स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तथा संपूर्ण राज्य में सभी उद्योगों को कम से कम 100 इंक्यूबेटर्स का एक नेटवर्क बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। प्रदेश में वर्तमान में 55% शासकीय मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर्स तथा 7,200 से अधिक स्टार्टअप भारत सरकार के DPIIT से पंजीकृत होकर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति से 2020 से अब तक कार्य प्रदर्शन स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलावों तथा राज्यों के निर्गत स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की शुरुआत को दृष्टिगत रखकर नीति को अधिक आकर्षक बनाने और प्रोत्साहन पैकेजों को पुनर्गठन किया गया है, ताकि प्रदेश की स्टार्टअप नीति युवाओं के लिए अधिक समग्र और लाभप्रद बनाई जा सके। स्टार्टअप नीति 2020 के राज्य का लक्ष्य स्टार्टअप तथा इंक्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहन संरचित तंत्र को सरल बनाना तथा स्कूल स्तर पर ही उद्यमिता संस्कृति विकसित करना है, ताकि छात्रों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान ही उद्यमिता के गुण सीखने को प्रोटोटाइप स्तर पर उपलब्ध कराने की तथा जीविका और व्यावसायिक अनुदान में वृद्धि हो सके। संशोधित स्टार्टअप नीति को सीड कैपिटल विपणन सहायता राशि को रुपये 5,000 से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए तथा भरण पोषण राशि 15,000 प्रति माह को बढ़ाकर 17,500 रुपए किया गया है।
महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा ट्रांसजेंडर तथा पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्र में पंजीकृत सह स्थापित स्टार्टअप 50% अतिरिक्त भरण पोषण विपणन सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप वित्तीय पहुंच प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। इस मंच पर हम प्रदेश के छात्र छात्राओं, युवा उद्यमियों को प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति का लाभ उठाकर रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने का आग्रह करते हैं। अंत में आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भूमिका की है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो आए हुए हैं सभी को उनका मैं बहुत बहुत आग्रह और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आदरणीय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम देखें तो इफ यू सी अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट दिस पॉलिसी और द थिंग्स दैट ही हैज spoken about, the thing is like this is one of the most inclusive policies where you see that you're not only providing duals, but you're also saying that we are going to give it something extra to transgenders, people who don't have their limbs, and also help people that, you know, female entrepreneurs if they are planning to go to the next step. So sir, this is really very appreciable and a policy that really is very inclusive. Thanks for your guidance to that. Now, sir, योगेंद्र सर, हम चाहेंगे कि सर आप आके अपने कुछ दो शब्द बताएं कि स्टार्टअप्स क्या कर सकते हैं और आपका विजन क्या है सर। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट आईटी मिनिस्टर मेरे साथी अजीत पाल जी, उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी आलोक जी, अक्षय कुमार जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, अभी डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, यह निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप का वातावरण बन रहा है और सरकार सहयोग करना चाहती है। गर्ग साहब बता रहे थे सूत्रों में कि किस तरीके से पिछले 10-12 सालों में उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, उद्योगों के खुलने की सुविधाएं बढ़ी है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है और यह सब वातावरण किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, जो व्यवसायी जुड़ते हैं उनके लिए जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की देन है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2017 लागू की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सफल रही। हालांकि इसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को ध्यान में रखकर की गई थी। इसमें प्रदेश के अन्य उद्योगों के लिए स्टार्टअप नीति नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार ने कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन ऐसे कई क्षेत्रों में भी स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति 2020 बनाए जाने का निर्णय लिया, जिसके बाद प्रदेश में स्टार्टअप्स तथा इंक्यूबेटर्स की संख्या में काफी प्रगति हुई। नीति के अंतर्गत राज्य में 3 स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केंद्रों सीओई की स्थापना के तहत पहला उत्कृष्टता का केंद्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एसजीपीजीआई
लखनऊ में तथा एक अन्य उत्कृष्टता का क्षेत्र केंद्र आईआईटी कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्थापित होकर परिचालित हो गए। इसके अतिरिक्त आईआईटी कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्टार्टअप सेक्टर इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि पिछले 2 वर्षों में इकोसिस्टम में हुए बदलाव के कारण नीति की समीक्षा आवश्यक हो गई। इसलिए हमने इस नीति की समीक्षा करके नीति में पुनः संशोधन किए हैं। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जहां क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, AR, VR, ड्रोन्स, 5G, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिफेंस प्रौद्योगिकी, एग्रीटेक, एजटेक तथा सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में भारत और विदेश में 100 सर्वाधिक संभावना युक्त उत्पादकों के आधार पर स्टार्टअप्स होंगे। स्टार्टअप्स रैंकिंग दिशा निर्देशों के अनुरूप महिला नेतृत्व युक्त स्टार्टअप, ग्रामीण प्रभाव के स्टार्टअप, सर्कुलर इकोनॉमी, नवीनीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन की परिभाषाओं को स्पष्ट कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए विपणन सहायता और भरण पोषण के भत्ते की जो व्यवस्था मूल नीति में थी, उसमें वृद्धि की गई है। इसके अलावा उनके लिए प्रोटोटाइप अनुदान की नई व्यवस्था शामिल की गई है। इसके तहत DPIT और स्टार्टअप इन यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप्स को रुपए 5 लाख तक एक मुश्त प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जाएगा। आप सब ने इस डिस्कशन में भाग लिया और हम सबका सहयोग किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हमने देखा कि आपके मार्गदर्शन में यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें कुछ हो रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ML, और भी आपने कहा कि जैसे प्रदेश ने कोशिश की कि यहाँ पे आपने अप्रूव कर दिया ऑलरेडी कि ड्रोन आ सकें, जो कि दे विल नॉट इवन हेल्प द स्टार्टअप्स, बट एट द सेम टाइम दे विल बूस्ट द इकोनॉमीज, क्योंकि ये जो इतने सारे स्टार्टअप्स आएंगे इन चीज़ों को लेकर, ये एक हमारे देश की जितनी जो इकनॉमी है उसको एक अलग एक दर्जे पे लेके जा सकते हैं। तो सर, ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा यूपी के मार्गदर्शन में, ताकि स्टार्टअप से सही डायरेक्शंस में जा सकें। Thank you very much, and with this we'll be concluding the session, but also presenting tokens of appreciation for each of our speakers. Before we actually begin with the presentation of mementos, ladies and gentlemen, there is a session which has come up after this, and it's a special session by NITI Aayog, which will be facilitated by the APC. So we'll be beginning this session immediately after this session ends. So all those who want to attend this session by NITI Aayog are requested to kindly stay back. So let's begin by presentation of appreciation tokens for each of our speakers. Ladies and gentlemen, let's thank our Honorable Minister Shri Yogendra Upadhyay ji. सबसे पहले जोरदार तालियां इनके लिए. Thank you very much, Shri Ajit Pal ji. बहुत बहुत धन्यवाद. Ladies and gentlemen, let's thank our Honorable Ministers for their time and for all the support that they've provided us. We thank Mr. Alok Kumar, Principal Secretary. Zordar Talia. Mr.
Shri Iyer, who was the moderator for this session. Mr. Shri Iyer, who is the moderator for this session. Thank you, Mr. Iyer. Zordar taaliyan Shri Iyer ji ke liye. Mr. Hemant Mishra, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, Mr. Hemant Mishra. Mr. Sahil Dharia, thank you very much, Mr. Sahil Dharia, for being a part of this panel. Mr. Rahul Garg, Mr. Alok Bajpayee, and Dr. Nikhil Agarwal. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us in this session, and your valuable participation will go a long way, and I think this partnership will really raise the bar for Uttar Pradesh in making it the Uttam Pradesh and Sarvottam Pradesh. Special session by Niti Aayog will begin shortly, facilitated by the APC, Mr. Manoj Kumar Singh. The monetization ओ रमा बेटा, रमा, जी बाबूजी। कहाँ थी बहू? बाबूजी, वो बगल वाली आंटी आ गई थी, उन्हीं से बातें करने लगी थी। देखो बहू, रमेश की नौकरी तो बाहर लगी है, और तू यहाँ कब तक औरों से इधर उधर की बातें करती रहेगी? तू भी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, कुछ काम करेगी तो चार पैसे हाथ में और समय का सदुपयोग भी होगा। मैं कल एक कार्यक्रम में गया था, वहां एक उद्यमी महिला ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। वो एक समूह चलाती है,